चैप्टर 286। ईस्ट बालम डॉक के क्लॉक टावर में क्लेन डार्कनेस में छुपा हुआ था। उसके चेहरे पर क्लाउन मास्क था। ऊपर एक एयरशिप शांत घूम रहा था और नीचे उसका फोकस डॉक यूनियन के डॉर्मिटरी पर था। क्लेन दूर से बैटल का डिटेल नहीं देख पा रहा था, बस आसपास की चेंजेस और कभी कभी गुजरते ब्लैक डॉट्स ऑब्जर्व करके अंदाज़ा लगाता रहा। तभी उसने देखा कि सारी गैस लैंप्स एक साथ बुझ गईं। पूरे एरिया में पिच ब्लैक छा गया और अगले ही मोमेंट एक टेरिफाइंग डिवाइन ऑरा छोटी सी रेड ब्रिक बिल्डिंग से फूट निकला। दूरी के बावजूद क्लेन का पूरा शरीर अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगा। उसके लेग सॉफ्ट हो गए और वो बेंड होकर बस संभलने की कोशिश करने लगा। ये वही फीलिंग थी जो एक इंसान को फोर्सफुली रिप्रेस कर देती है, जैसे खुद पर कंट्रोल ही ना हो। उसके दिमाग में याद आया, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट गॉड। ये उस टाइम की तरह था जब उसने टिंजन में मैगोस और उसके बच्चे के अंदर की मैडनेस को स्पिरिट विजन से प्रोब करना चाहा था, पर इस बार इंटेंसिटी और भी एक्सट्रीम थी। क्लेन शॉक था। लेनेवस के पास सिर्फ थोड़ा सा गॉडहुड ही तो था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ट्रू क्रिएटर डिसेंड हो रहा हो। लेकिन उसी वक्त एक और सेंसेशन ने उसको इंगल्फ कर लिया, एक डीप सेरीन और प्रोफाउंड डार्कनेस जो दोनों फोर्सेस को ऑब्लिटरेट कर गई। सब कुछ काम हो गया। गैस लैंप्स दोबारा जल उठी और एयरशिप भी वापस फ्लोट करने लगा। क्लेन ने तुरंत समझ लिया कि लेनेवस का प्लॉट फेल हो गया है। ट्रू क्रिएटर का डिसेंट रुक गया, लेकिन नाइट हॉक्स ने भी ज़रूर कुछ हैवी लॉसेस झेला होगा। उसने अपना स्पिरिट पेंडुलम निकाला और डिविनेशन की। लेनेवस इज नो लॉन्गर डेंजरस एट द मोमेंट। पेंडेंट धीरे रोटेट हो रहा था, मतलब लेनेवस अभी भी डेंजरस है पर कम लेवल पर। इसका एक और मतलब था, लेनेवस अब ट्रू क्रिएटर के गॉडहुड से सेपरेटेड हो गया है। ये जानकर क्लेन ने सोचा, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने बिना टाइम वेस्ट किए 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ग्रे फॉग में एंटर किया। वहाँ उसने एक गोड स्किन पार्चमेंट पर लिखा, लेनेवस स्केप रूट। ड्रीम डिविनेशन में उसने देखा स्लश फील्ड सीवर्स, डार्क टनल्स और रस्टी मेटल पाइप्स। क्लेन ने कन्फर्म किया वो सीवर से भागेगा। क्लेन तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस आया और बिना स्टेयर्स यूज़ किए क्लॉक टावर से एक एक्रोबैटिक डिसेंड किया, जैसे ग्राउंड पर वॉक कर रहा हो। नीचे उसने देखा कि 2 अनकॉन्शियस नाइट हॉक्स बिल्डिंग के गेट के पास पड़े थे और एक सिल्वर प्लेटेड मिरर कॉर्नर में गिरकर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। क्रेस्टेड ससीमीर भी घुटनों पर गिरा था। उसके आईज से ब्लड लाइक टीयर्स बह रहे थे और सामने स्टेयरकेस पर खड़ा था लेनेवस। उसका शर्ट पूरा खुला था और उसके चेस्ट में वाइट बोन स्वॉर्ड घुसा हुआ था। फ्लैश का हैंगमैन गायब हो चुका था, सिर्फ एक हॉलो वर्ड बचा था। लेनेवस ने डिफ़िकल्टी से हिलकर लाउड लाफ किया, हा हा हा, थैंक यू। अगर तुम मुझे इतनी जल्दी ना ढूंढते तो मैं कुछ महीनों में पूरा ट्रू क्रिएटर बन जाता और वो मेरे लिए डेथ से भी बुरा होता। फिर उसने अपना ट्रूथ कन्फेस किया। उसके अंदर ट्रू क्रिएटर ने सीक्रेटली एक सैपलिंग, मतलब एक छोटा बीज जैसा करप्शन का टुकड़ा प्लांट किया था। गॉडहुड और वो सैपलिंग मिलकर उसे धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे थे। लेनेवस बनने वाला था ट्रू क्रिएटर का वेसल, पूर्ण रूप में देवता का शरीर। उसने डेस्परेट में पुलिस और दुनिया का ध्यान अट्रैक्ट किया। स्ट्राइक्स सीवर्स में मॉन्स्टर्स क्रिएट करना, प्रोस्टिट्यूट्स की ब्रूटल मर्डर, पर सब फेल हो गया क्योंकि ऑरोरा ऑर्डर हर जगह था। अब उसने प्राउडली बोला, तुम फूलिश नाइट हॉक्स ने मुझे मदद दी। मैं गॉडहुड से फ्री हो गया। ये तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से पॉसिबल हुआ और मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। बेसिकली वो टॉन्ट मार रहा था। लेनेवस ने बोन स्वॉर्ड खींच लिया और बिना ब्लड के वो वुंड वैनिश हो गया। उसने बाव किया और बोला, गुड बाय फुलिश नाइट हॉक्स, यूज़ योर लाइफ टू सेंड मी ऑफ। स्वॉर्ड स्विंग करने ही वाला था कि उस पर स्लीपनेस, नींद का अटैक आया। उसने अपनी बॉडी को जगाने के लिए टंग बाइट की और स्वॉर्ड एक अनकॉन्शियस नाइट हॉक की तरफ थ्रो किया। ससीमीर ने फोर्सफुली उसका डायरेक्शन डाइवर्ट कर दिया। लेनेवस ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके एक विंडो से समर सॉल्ट करते हुए बिल्डिंग छोड़ दी और जल्दी से एक मैनहोल कवर खोलकर सीवर्स में घुस गया। अंदर डार्क सीवर्स में वो फैमिलियर था, ईजिली रन और जंप करता गया, लेकिन तभी स्टैब, एक कार्ड उसके चेस्ट में घुस गया। ब्लड बहने लगा। लेनेवस ने डार्क में देखा एक आदमी मास्क पहने खड़ा था और वो था एक हैप्पी क्लाउन, क्लेन। चैप्टर 287। जब उनकी आंखें मिली, लेनेवस तुरंत नीचे झुका और रोल कर आगे निकल गया। उसके तुरंत बाद एक टैरोट कार्ड उसके गले की जगह से गुजरते हुए सीधे दीवार में जा घुसा।
अगर लैनेवस एक पल देर करता तो कार्ड उसकी गर्दन चीर देता। फिर एक के बाद एक क्लेन के कार्ड्स मेटल जैसी क्लैंग की आवाज़ के साथ दीवार और कंक्रीट में घुस गए। लैनेवस एबनॉर्मल एजिलिटी से रोल, जंप और स्लाइड करके उन्हें अवॉइड करता रहा, लेकिन उसकी आंख के कोने से उसने देखा क्लाउन मास्क पहना हुआ आदमी उसके पीछे चिपक कर आ रहा था, हाथ में कार्ड्स का स्टैक। क्लेन ने उन्हें इस तरह से थ्रो कर रहा था जैसे एक प्रोफेशनल नाइफ थ्रोवर। एक कार्ड जिसमें सन और 5 फेशियल फीचर्स बने थे उसकी तरफ आया। लैनेवस ने वॉल पर हाथ रखकर अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज की, लेकिन उसने एक शार्प पेन अपने एंकल में महसूस किया। एक और कार्ड उसके राइट एंकल में घुस गया था जिसमें स्टार्स और होली वाटर का डिज़ाइन बना था। लैनेवस तुरंत समझ गया, ये मुझे पहले से प्रेडिक्ट कर रहा है। उसने अपनी मैराउडर की पावर सीक्वेंस 9 पाथवे जो स्पीड और लूट से रिलेटेड है यूज़ करके बचने की कोशिश की, लेकिन इंजरीज, एंकल, चेस्ट और पहले से बने सुराख उसे स्लो बना रहे थे। एक कार्ड उसके रिस्ट को भी टीयर कर गया। लैनेवस ने रियलाइज़ किया, नाइटहॉक्स और मिलिट्री आ रहे होंगे, मुझे डिले नहीं करनी। तब उसने रिस्की स्टेप लिया। वो रुक गया और एक कार्ड सीधा उसके गले में घुस गया, पर उसने अपने वूंड से मीट टेंड्रिल्स निकाले जो घाव को कवर कर रहे थे। उसकी स्किन पर गूज बम्प्स आयरन कलर्ड आर्मर में बदल गए। अब कार्ड्स उसके शरीर से टकराकर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। उसने क्लेन की तरफ हंसा और बोला, एक डीटी की टॉर्मेंट से हमेशा कुछ रिटर्न मिलता है। फिर लैनेवस ने लीप लगाई और क्लेन पर चार्ज किया। क्लेन ने साइड स्टेप किया और उसके टेम्पल पर पंच मारा, लेकिन लैनेवस ने एल्बो से ब्लॉक किया। दोनों के ब्रोस्ट ओरिएंटल टाइड की तरह टकराए। सीवर में स्मैक, बैंग, पाह की आवाज़ गूंजने लगी। लैनेवस की पंचेस और किक्स फास्ट और पावरफुल थे। क्लेन उन्हें डॉज कर रहा था, एग्जैजरेटेड बैलेंस और एक्रोबैटिक्स फ्लिप्स के साथ, कभी वॉल पर कभी ग्राउंड पर। क्लेन काम था, जैसे डेलिबरेटली बैटल को ड्रैग कर रहा हो जब तक मिलिट्री नाइटहॉक्स आ जाएं। लेकिन जब भी लैनेवस ने एस्केप करने की कोशिश की, क्लेन तुरंत ब्लॉक कर देता। फिर क्लेन ने क्लाउन इंट्यूशन पर रिलाई करके अपनी फोर्स थोड़ा कम कर दिया। लैनेवस ने अपनी बॉडी ट्विस्ट की और अपना हेड उल्टा करके टेरिफाइंग पंच मारा जो हवा में एक्सप्लोजन जैसा बूम कर गया, लेकिन क्लेन ने उस वक्त अपने हाथ में स्लम्बर चार्म एक्टिवेट कर दिया। लैनेवस समझा कि ये एक ब्लफ है, पर उसने देखा कि क्लेन के फिस्ट में सच में डार्क रेड फ्लेम इग्नाइट हो चुकी है। चार्म का इफेक्ट दोनों पर आया। लैनेवस ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, पर उसके आईलिड्स हैवी हो गई। क्लेन खुद भी स्लीप में घिरा, पर उसका एक यूनिक ट्रेड था, अननेचुरल स्लीप से वो इंस्टिंक्टिवली वेकअप मतलब जाग जाता है। यही उसकी सर्वाइवल ट्रिक थी जो पहले मैडम शेरन की ड्रीम इन्वेजन में काम आई थी। क्लेन ने नींद तोड़ के देखा, लैनेवस स्टैगर कर रहा था। उसने काम ब्रेथ लिया, अपना फिस्ट बैक खींचकर लैनेवस के थ्रोट पे पंच मारा। बोन्स टूटी, फ्लैश स्प्लैटर हुआ। लैनेवस 2 स्टेप्स बैक लिया। क्लेन ने तुरंत अपनी पॉकेट से 2 और कार्ड्स निकाले और उन्हें उसकी दोनों आंखों में घुसा दिए। स्कारलेट ब्लड फाउंटेन की तरह निकला। लैनेवस ने पेन एंड्योर किया और एक लार्ज डेस्परेट चार्ज में फॉरवर्ड गिरा। क्लेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। उसने उसके पीछे जाकर उसकी गर्दन पकड़ी और एक शार्प ट्विस्ट दिया। उसकी नेक क्रैक हो गई। लैनेवस ग्राउंड पर गिरा, आइज वाइड और स्टैक्टो टूट टूट कर वो बोला, वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी। क्लेन ने इंडिफरेंट टोन में मास्क के पीछे जवाब दिया, नो रीज़न। लैनेवस डिसबिलीफ में मर गया, पर क्लेन यही नहीं रुका। उसने स्टेप फॉरवर्ड किया और एक ब्रूटल किक उसके हेड पर मारा। बैम! उसका ऑलरेडी ब्रोकन नेक वॉल पर टकरा के रेड वाइट स्प्लेटर बन गया। सीवर का फ्लोर उससे रंग गया और फिर क्लाउन मास्क के नीचे क्लेन क्राउच करके अनकंट्रोलेबली लाफ करने लगा। हा 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 हा। उसका मास्क के रेड नोज और वाइट स्माइल के साथ उसका लाफ और भी हॉरिफाइंग लग रहा था। हंसी इतनी लंबी थी कि लग रहा था वो रो रहा है। थोड़ी देर बाद उसने अपना हेड टिल्ट किया और विस्पर किया, कैप्टन देखो, हमने लोइन को एक बार फिर बचा लिया। उसकी कॉलर पर साइलेंट ड्रॉपलेट्स गिर गईं और उसी मोमेंट उसने फील किया क्लाउन पोशन पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया है। चैप्टर 288। अंधेरे सीवर में क्लेन ने अपना गला पोंछा और अपनी नज़र लैनेवस के टूटे हुए सिर और धर पर डाली। उसकी आंखें उन टैरोट कार्ड्स पर गए जो लैनेवस की आंखों में घुसे हुए थे। वो चाहता था कि अपने सारे प्रोजेक्टाइल्स वापस ले ले और जगह को साफ कर दे ताकि कोई क्लू ना बचे, लेकिन तुरंत उसने एक बड़ा प्रॉब्लम समझा। वो पूरी तरह अंधेरे में देख ही नहीं पा रहा था। उसने अब तक स्पिरिट विजन पे रिलाई करके सीवर में फाइट की थी। नॉर्मल टैरोट कार्ड्स में कोई स्पिरिचुअलिटी शाइन नहीं होती, अनलाइक उनमें जो नाइटहॉक्स यूज़ करते हैं। मतलब अब वो कार्ड्स अंधेरे में उसे दिख ही नहीं रहे थे। क्लेन ने सोचा अगर टाइम मिले तो वो सब कार्ड्स ढूंढ लेगा।
लेकिन अभी नाइट हॉक्स और मिलिट्री एयरशिप से कभी भी आ सकती हैं। उसने खुद को रीअश्योर किया, ग्लव्स पहने हुए हैं, डेक नेशनल स्टैंडर्ड है जो कहीं भी मिल सकता है, और उसने मास्क और पैडेड शूज़ यूज़ किए। मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है कि कोई उसे ट्रेस कर पाएगा। वो लैनेवस के कॉप्स के पास क्राउच और सर्च करने लगा। उसने डिसाइड किया कि मीडियमशिप रिचुअल अभी नहीं करेगा। एक तो ईवल गॉड की प्रेजेंस का इम्प्रेशन उस पर अभी भी था, और दूसरा अभी टाइम ही नहीं था एलोबरेट रिचुअल करने का। इसीलिए उसने सिर्फ एक छोटा सा बैच लिया जो फेंट स्पिरिचुअलिटी रेडियंस दे रहा था। क्लेन ने सोचा, इससे ऊपर ग्रे फॉग में रख कर स्टडी करूँगा। फिर उसने अपने टैरोट कार्ड लैनेवस के कॉप्स पर गिरा दिए जैसे पत्तों की वर्षा हो रही हो, कुछ ऊपर पिक्चर साइड, कुछ बैक साइड रेड पैटर्न्स के साथ। ये सब करके उसने अजीक का कॉपर विजल टॉस किया और बिना पीछे देखे भागकर सीवर के अंदर घुस गया। 2 मिनट बाद नाइट हॉक्स और मिलिट्री ऑफिसर्स पहुंच गए। लीड कर रहे थे क्रेस्टेड सेसिमीर, जिनके हाथ में अब भी वो होली बोन स्वॉर्ड था। वो सब लोग नाइट विजन यूज़ करके सीन देखने लगे। लैनेवस का सिर अलग, बॉडी अलग, और उसके ऊपर टैरोट कार्ड्स बिखरे हुए। दीवार और ज़मीन पर भी कार्ड्स घुसे हुए थे। कार्ड्स के नाम द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, द हर्मिट, डेथ, डेविल, सन, जजमेंट। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिंबॉलिक रिचुअल हुआ हो जिसमें लैनेवस एक सेक्रीफाइस बना हो। सेसिमीर ने खामोशी से एक गहरा सांस लिया और भारी ब्रो चढ़ाई। उसके आसपास के बियॉन्डर्स भी डेज थे इस अजीब और मिस्टीरियस सीन देखकर। इस वक्त क्लेन सीवर से निकलकर ईस्ट बोरो के ब्लैक पाम स्ट्रीट के अपने रेंटेड कमरे में लौट गया। वहाँ उसने रिचुअल करके अपने कपड़े, चाम्प्स, हर्ब्स और वो बैजेस सब कुछ ग्रे फॉग में भेज दिया और बाकी क्लूज स्पिरिचुअल फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसने फाइनली बैच को ध्यान से देखा। ये एक आईबॉल साइज का था जिसमें सिंबल बना था जो फेट और कंसीलमेंट को दिखाता था, और उसके पीछे एंशिएंट हर्मीज में लिखा था, यू कैन ज्वाइन इफ़ यू हैव दिस आइटम। मतलब लैनेवस शायद किसी और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर था। क्लेन ने डिसाइड किया अभी रिसर्च ना करे, थक गया था। ये काम टैरोट क्लब के अगले गैदरिंग तक डिले कर दिया। उन्हें डिस्गाइज चेंज किया और डिसाइड किया कि अभी मिंट स्ट्रीट ना जाए क्योंकि रात को पुलिस चेकिंग काफ़ी होती है। उसने सोचा अब रिवेंज का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया और उसके दिल का बोझ हल्का लग रहा है। अब उसका नेक्स्ट गोल है पोषण डाइजेशन के बाद मैजिशियन एडवांस करना। क्लेन ने खुद से कहा, सीक्वेंस 4 तक मुझे पावरफुल बनना ही पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ एक डिटेक्टिव बनकर नॉर्मल लाइफ चलानी है। सुबह डॉग यूनियन डॉर्मेट्री में चैरिटी डॉक्टर्स आए और बोला कि एक केविन नाम का आदमी इन्फेक्शियस डिजीज से मर गया। फ्री दवा बांटी गई जो रेसिडेंट्स को पिलाई गई। दवा खाते ही लोग ने वॉमिट करके अपने अंदर से छोटे ब्लडी मीट पीसेस निकाल दिए जो एक मेटल बैरल में गिर गए। ये क्लियरली एक और सीक्रेटिव रिचुअल लग रहा था और सब ने केविन नाम सुना जो एक्चुअली लैनेवस का एलियास मतलब नकली नाम था। दूसरी तरफ एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल की विला में ऑर्डर ने विस्काउंट ग्लेंट को सुना जो खुशी से बोला ऑरोरा ऑर्डर का एक बड़ा प्लॉट फेल हो गया, उनके मेंबर्स मर गए और जो लीड कर रहा था एक स्विंडलर लैनेवस वो भी डेड है। और फिर ग्लेंट ने बताया लैनेवस की बॉडी टैरोट कार्ड से ढकी हुई मिली। सोचो कैसा सीन होगा। ऑर्डर तुरंत समझ गई, आंखें चमक उठी। ये काम हमारे टैरोट क्लब का था, मिस्टर फूल के ब्लेस ने किया है। चैप्टर 289। ऑर्डर जो अब अपने हिसाब से ट्रूथ जानती थी तुरंत अपने दिमाग में वो सीन इमेजिन करने लगी जो विस्काउंट ग्लेड ने डिस्क्राइब किया था। उन्हें सोचा लैनेवस की लाश मिट्टी में पड़ी है और उसके ऊपर टैरोट कार्ड बिखरे हुए हैं, द फूल, जस्टिस, द हैंगमैन, द सन, द वर्ड और कई और मेजर आर्काना के साथ नंबर्ड कार्ड्स भी। कुछ कार्ड्स उल्टे पड़े हैं, कुछ सीधे और कुछ के सिर्फ रेड पैटर्न बैग्स दिख रहे हैं जैसे कोई बड़ी और ईरी मतलब डरावनी टेरर डिविनेशन चल रही हो। ऑर्डर के दिल में एक थॉट आया, ये सीन देखने में कितना शॉकिंग होगा। उसने अपने दिल में क्वाइटली पूछा जस्टिस कार्ड कहाँ पड़ा होगा। उसने इमेजिन किया MI9 और चर्च के बियॉन्डर्स अगर इसको देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। शायद वो मानेंगे कि कोई नया सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है और लैनेवस के पास ट्रू क्रिएटर का गॉडहुड था और वो ऑरोरा ऑर्डर के साथ मिलकर इतना बड़ा प्लॉय कर रहा था। अगर वो सक्सेसफुल होता तो बैकलैंड और किंगडम पर एक बड़ी तबाही आती, लेकिन वो साजिश बस एक सिंपल मिशन की वजह से फेल हो गई जो मिस्टर फूल ने दिया था। ऑर्डर के अंदर एक्साइटमेंट और शॉक मिक्स हो गया। उसके माइंड में फ्लैश हुआ ये तो डिटीज़ के लेवल की लड़ाई है, मतलब मिस्टर फूल और ट्रू क्रिएटर डायरेक्टली आर्क नेमेसिस हैं। उसने साइलेंटली कन्फर्म किया, इसीलिए मिस्टर फूल हमेशा उन्हें फॉलन क्रिएटर बोलते हैं। ग्लेंट जो उसके सामने बैठा था कंफ्यूज होकर बोला, तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? ऑर्डर एकदम स्नैप करके अपने रेवरी
मतलब सपनों जैसी सोच से बाहर आ गई। थोड़ा मुस्कुराई और कैजुअली बोली, आपने ही तो कहा था, इमेजिन करो उस सीन को जिसमें कॉप्स टैरोट कार्ड से ढका है। ग्लेन ऑकवर्डली हंसा और बोला, हाँ मुझे भी लगता है कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। सीन तो ऑनेस्टली बड़ा कूल लगता है। ऑर्डर अंदर ही अंदर बोली, ये हमारा टैरोट क्लब था, लेकिन उसने ऊपर से बोला, मे भी कोई इंडिपेंडेंट पावरफुल बियॉन्डर ने किया हो, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना भी हो। फिर ग्लेन ने कैजुअली बोला, मुझे ये स्टाइल पसंद है, तुम जाओ और फोर्स को अर्ज करो कि मेरा अपोथेकेरी फार्मूला कब मिल रहा है। ऑर्डर थोड़ा घबरा गई, इधर उधर देखा और धीरे से बोला, पोशंस की बात यहाँ कैसे कर सकते हो। ग्लैंड ने लाफ करके बोला, डोंट वरी, और कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों और एक कुत्ता। बाजू में बैठी गोल्डन रिट्रीवर सूजी अपनी जगह थोड़ा शिफ्ट कर गई, जैसे कंफर्म कर रही हो कि हाँ मैं बस एक कुत्ता ही हूँ। दूसरी तरफ नॉर्थ बोरो के सेंट सैमुअल कैथेड्रल के नीचे एक कमरे में डैली ब्लैक हुडेड रोब में बैठी थी। उसके मेकअप में ब्लू आई शैडो और रेड ब्लश यूज़ हुए थे, जो एक कोल्ड और चार्मिंग कॉन्ट्रास्ट बना रहे थे। उसने एक डॉक्यूमेंट उठाया और पढ़ी, लैनेविस। उसके चेहरे पे गुस्सा और शौक आ गया। उसने एंग्रीली पूछा, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? ऑपरेशन लास्ट नाइट का मुझे बताया क्यों नहीं? क्रिस्टेड सेसिमिर, जो हाई रैंकिंग डीकन और रेड ग्लव्स का लीडर थे, कामली जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था तुम इमोशंस पे कंट्रोल खो दो। ये रिस्क ऑपरेशन को ख़राब कर देता। तुम्हारे फीलिंग समझता हूँ, लेकिन मुझे अनस्टेबल एलिमेंट्स अवॉइड करने थे। डैली ने सार्कास्टिकली रिप्लाई दिया, तुम्हें लगता है मैं रैश एक्ट करती? मैं काम थी, सिर्फ लैनेवस को पकड़ने के बाद गुस्सा निकालती। मैं उसे टॉर्चर करती, उसे रियलाइज़ कराती कि मेन भी वीक होते हैं। तुमने उसे इजीली मरने दिया? सेसिमिर ने सिर्फ शांत नज़र से उसे देखा और बोला, कितने टाइम से ये सब अंदर दबा रखा था? डैली एकदम डिफ्लेट हो गई और धीरे से बोली, बहुत लंबी देर से। बाकी डीकन ने रिपोर्ट दिया, लैनेवस को मारने वाला शायद सीक्रेट ऑर्डर का क्लाउन था, जो पेपर कार्ड्स को फ्लाइंग नाइफ्स की तरह यूज़ करता है, लेकिन कंफर्म नहीं। सीन जिसमें टैरोट कार्ड्स बिखरे थे, वो कंसील करने के लिए नहीं लग रहा था, ज़्यादा सिंबॉलिक था, जैसे एक रिचुअल। सेसिमिर ने सिर हिलाया, इसी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो। फिर आयर हार्सन ने रिपोर्ट दिया, जो हमें टिप मिला था वो एक्चुअली एक बाउंटी हंटर के थ्रू आया था। लैनेवस की इन्वेस्टिगेशन में उसके कंपेनियन को ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर ने मार दिया। रिवेंज के लिए उसने सीक्रेटली लैनेवस को ट्रेस किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं, बियॉन्डर वेरिफिकेशन से कंफर्म है, वो बाउंटी हंटर अब हाइड हो रही है। सेसमीन ने कंक्लूड किया, ये लैनेवस की डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। ऑरोरा ऑर्डर के रेडिकल और इनसेन मेंबर्स उसे सपोर्ट कर रहे थे, और वो रिपोर्टर जो डॉग यूनियन में था वो एक्चुअली एक प्राइवेट डिटेक्टिव निकला। आइसेनगार्ड स्टैंटन ने कंफर्म किया। एंड में सेसमीन ने समरी दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटिव की है। लैनेवस को मारने वाला इतना डेंजरस क्यों एक्ट करेगा बिना रीज़न के? उस मिस्टीरियस मर्डर पे हमारी नज़र होनी चाहिए और सबको अलर्ट रहना होगा। ऑरोरा ऑर्डर रिटेलिएटरी एक्शंस करेगा। लैनेवस का प्लान फेल हो गया, वो चुप नहीं रहेंगे। इंडस्ट्रियल और डॉक एरियाज बैकलैंड में इविल गॉड्स के डिसेंट के लिए हॉटबेड्स बन गए हैं। इसको मैं काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स तक उठाऊंगा। उस वक्त क्लेन एक दिन लेट जागता है। बाहर अभी भी फॉग और ठंडी हवा थी, जो उसके अच्छे मूड के अपोजिट थी। उसने कैजुअल कपड़े पहने, कंफर्म किया कि कोई उसकी आइडेंटिटी चेक करने नहीं आया, और रिलैक्स फील करते हुए ग्रॉसरी और बचर शॉप गया। लंच के लिए अपने लिए खुद कुक करने की सोची। आफ्टरनून सन के नीचे उसने थोड़ा चिल गया और 3 बजे से पहले अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच चेक करके बेडरूम में गया और ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। वहाँ उसने फेक वर्ड बनाया और अपने टैरोट क्लब की गैदरिंग की प्रिपरेशन की। जब क्रिम्सन लाइट से मेंबर्स अपीयर हुए, ऑड्रे तुरंत चीयरफुल टोन में बोली, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल, जो आपने सिंपल मिशन दिया था वो कंप्लीट हो गया। उसने डेलिबरेटली सिंपल एम्फसाइज किया। देखना चाहती थी मिस्टर फूल कंफर्म करते हैं या नहीं कि लैनेवस टैरोट क्लब के ब्लेस ने मारा। क्लेन अपना मास्क पहने हुए कॉम्पोज टोन में बोला, मुझे ऑलरेडी पता है, और फिर कैजुअली सहाय किया। आज के ज़माने में बैकलैंड के इंडस्ट्रियल और डॉग डिस्ट्रिक्ट्स ईवल गॉड के डिसेंट के हॉटबेड्स बन गए हैं। ये सुनकर एल्गर्म स्टन्ड हो गया। एक सिंपल मिशन और बात आ गई ईवल गॉड के डिसेंट तक। चैप्टर 290। एल्गर विल्सन अपने दिमाग में रिकैप कर रहा था। उसे याद था कि मिस्टर फूल ने जो सिंपल मिशन दिया था वो सिर्फ 2 लोगों की परख के लिए था कि क्या वो टैरोट क्लब के लायक हैं या नहीं। मिशन के जनरल आइडिया बस इतना था
कि पोर्ट्रेट वाले इंसान को ढूंढना है और वो बैकलैंड में कंफर्म भी हो गया था। लेकिन अब मिस्टर फूल की बात हॉटबेड ऑफ एन ईविल गॉड्स डिसेंट, मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ ईविल गॉड आसानी से डिसेंट कर सकें, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा ये बस एक आदमी को ढूंढने का काम था, इतना बड़ा चीज़ कैसे बन गया। उसके मन में एक और ख्याल आया, क्या मिस्टर फूल के सिंपल मिशंस के पीछे डीपर पर्पस होता है? शायद ये साइलेंट कॉन्टेस्ट है देवताओं के बीच। एल्गर के दिल में टेम्पटेशन था कि मिस जस्टिस से पूछे और उसके लिए कुछ पे करे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस उसे रोक रहा था। एक वेटरन सी फेरर और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का ऑफिशियल बियॉन्डर होने के नाते उसने अपनी इम्पल्सिवनेस दबाई। उसने डिसाइड किया कि वो अपने चर्च के इंटरनल चैनल से बैकलैंड के लेटेस्ट इंसिडेंट्स के बारे में खुद जानेगा। दूसरी तरफ ऑड्रे तुरंत समझ गई मिस्टर फूल के साही का मतलब। उसने इंस्टेंटली कनेक्ट किया कि लैनेवस के पास जो गॉडहुड था वो असल में ट्रू क्रिएटर के डिसेंट करने का फाउंडेशन था, और बैकलैंड के ईस्ट बोरो, डॉक्स और फैक्ट्रीज की जो एक्सट्रीम हालत थी, पॉवर्टी, हंगर, डिस्पेयर, वो सब उस डिसेंट को और तेज़ कर रहे थे। ऑड्रे के माइंड में क्लैरिटी आई। एक सिंपल मिशन के थ्रू मिस्टर फूल ने ट्रू क्रिएटर की साजिश तोड़ दी और पूरे बैकलैंड को बचा लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका एडमायरेशन मिस्टर फूल के लिए और गहरा हो गया। इसी वक्त ग्लूमी और थोड़ा रिजर्व वर्ड ने चकल करके बोला, हाँ, जब भी मैं सुनता हूँ या देखता हूँ कि बच्चे अपनी टीनेज में ही मर जाते हैं चाइल्ड लेबर की वजह से, या वर्कर्स 30 साल की एज के बाद बचते ही नहीं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट और एग्जॉशन के कारण, या जो बचे रहते हैं वो बुढ़ापे में सिर्फ स्ट्रेस पर, भूख और ठंड से मरते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं रहता कि ईविल गॉड्स मौजूद हैं। ये गॉड्स कहीं और नहीं बल्कि ईस्ट बोरो, डॉक्स और फैक्ट्रीज में ही हैं। बैकलैंड में एक कहावत भी है, जो भी ईस्ट बोरो में ग्रैंडफादर है वो असल में गांव का रहने वाला होगा। मतलब ईस्ट बोरो के लोग अपनी थर्ड जनरेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। गरीबी और भूख उनके बच्चों को इतना कमज़ोर बना देते हैं कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। ऑर्डर शॉक में गिर गई। उन्हें सोचा, मैंने कभी न्यूज़पेपर्स में ऐसा नहीं पढ़ा, वो सिर्फ लिखते हैं कि ईस्ट बोरो के लोग मुसीबत में हैं, लेकिन असली हालत तो उससे भी कहीं गुना ख़राब है। उसका पूरी दुनिया को समझने का नज़रिया हिल गया। अब उसे क्लियरली समझ आया कि मिस्टर फूल ने साह क्यों किया और क्यों बोला था कि ऐसे एरियाज़ ईवल गॉड्स के डिसेंट के हॉटबेड्स हैं। ऑड्रे के अंदर रिजॉल्व जाग गया, हम ऐसे नहीं चल सकते। मुझे अपने फादर अल हॉल को इन्फ्लुएंस करना होगा, पॉलिसीज़ को सीक्रेटली गाइड करना होगा स्पेक्टेटर और टेलीपैथिस पावर्स के थ्रू, ताकि ईस्ट बोरो और फैक्ट्री वर्कर्स की ज़िंदगी सुधर सके। क्लेयर ने क्वाइटली मिस जस्टिस की रिएक्शन ऑब्जर्व की। यही तो उसका प्लान था। उसने पर्पसली साहिल लिया और वर्ड के थ्रू ग्रिम डिटेल्स बताई, ताकि ये नोबेल लड़की जो अभी तक प्योर है खुद अपनी तरफ से चेंज ड्राइव करे। उसने खुद को रिमाइंड किया, मैं फेसलेस बनने से पहले ऐसे मैटर्स में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ऑड्रे अपने जज्बात कंट्रोल करके सिंसियरली बोली, थैंक यू मिस्टर फूल बैकलैंड को बचाने के लिए, और थैंक यू मिस्टर वर्ड मुझे वो सब दिखाने के लिए जो मुझे पहले कभी नहीं पता था। एल्गर ने क्वाइटली नोट किया और सोचा, सेव्ड बैकलैंड, ये मैटर कितना बड़ा था। उसके चेहरे पर पजल्ड फ्राउन था। द सन मीनवाइल अटेंटिवली सुन रहा था। दो उसे सब समझ नहीं आया, लेकिन उसने कोशिश की कि वो और सीखे। फिर एल्गर ने रोजेल का डायरी पेज दिया, जिसमें लिखा था कि अगर हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ऑब्जेक्ट्स को सील ना किया जाए तो वो अपने पाथवे के लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्लेन के लिए ये एक झटका था, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस में भी ऐसा सोचा था। उसके माइंड में फ्लैश हुआ, क्या ये अट्रैक्शन फोर्स मेरे कारण नहीं बल्कि ग्रे फॉग के कारण है। शायद यही उसके ट्रांसमाइग्रेशन का एक बड़ा सीक्रेट था। बाकी डायरी एंट्रीज में रोजेल के वाइल्ड लिखावट जैसे डीमनस का टेस्ट एंजॉय करना ने क्लेन को स्पीचलेस कर दिया। लास्ट एंट्री में एम्परर लिखता है कि उसने दूसरा कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी बनाया और उसे एक बुकमार्क बना के एक वैल्यूबल बुक में छुपा दिया। क्लेन फ्रस्ट्रेटेड हुआ, कौन सी बुक एम्परर, थोड़ा क्लियरली लिख देते, लेकिन उसने अपने आप को कंसोल किया कि अगले एंट्रीज में शायद डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर गैदरिंग फ्रीली डिस्कस करने लगी। डेरिक ने प्राउडली बताया कि उसके पास अब एनफ पॉइंट्स हैं नेक्स्ट एडवांसमेंट के लिए, और उसका एक्स उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड ने कैजुअली एक्नॉलेज किया और सबसे पूछा कि क्या उनके पास डार्क पैटर्न ब्लैक पैंथर चैप्टर 291। क्लेन ने अपना स्मर्फ आइडेंटिटी वर्ड कंट्रोल किया और डीप लाफ दिया। उसने काम टोन में कहा, हाँ, मेरे पास विंड ब्लेस्ड मतलब सेलर पाथवे का अगला पोर्शन का फॉर्मूला नहीं है और ना ही मुझे मिलने की कोई उम्मीद है फ़िलहाल, लेकिन मेरे पास एक इनकम्प्लीट सीक्वेंस 4 पोर्शन फार्मूला है। तुम समझते हो उसकी वैल्यू क्या है?
ये कम से कम 10,000 गोल्ड पाउंड्स का है और ज़्यादा केसेस में पैसे से ख़रीदा ही नहीं जा सकता। ये एक ऐसा स्टेप है जो इंसान को क्वालिटेटिव चेंज मतलब इंसान से ऊपर डेमीगॉड बनने के रास्ते पे ले जाता है। सो इंटरेस्टेड हो? क्लेन के माइंड में क्लियर कैलकुलेशन चल रही थी। डार्क पैटर्न ब्लैक पैंथर के स्पाइनल फ्लूइड की मार्केट वैल्यू 500 to 700 पाउंड्स है और स्प्रिंग ऑफ द एल्स मैरो क्रिस्टल्स 300 to 400 पाउंड्स। मतलब अगर एल्गर को सीक्वेंस 4 का इनकम्प्लीट फार्मूला चाहिए तो उसे ये इंग्रेडिएंट्स के साथ 9,000 गोल्ड पाउंड्स के इक्विवेलेंट और देना होगा। क्लेन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि एल्गर के पास अभी इतना ना हो तो कोई बात नहीं, मिस्टर फूल की प्रेजेंस एक क्रेडिट गारंटी है। लेकिन एक हिडन रिस्क भी था, अगर एल्गर मर गया तो इतना बड़ा डील लॉस बन जाएगा। मिस जस्टिस का दिल तुरंत क्यूरियस हो गया। उसने पोलाइटली पूछा, मिस्टर वर्ड ये सीक्वेंस 4 फार्मूला किस पाथवे का है? अगर आपको कन्वीनियंट ना हो बताना तो मैं मान लूँगी कि मैंने पूछा ही नहीं। उसके माइंड में चल रहा था इवन इनकम्प्लीट सीक्वेंस 4 पोर्शन फार्मूला बहुत रेयर है। मिस्टर वर्ड सिंपल बियॉन्डर नहीं। तभी तो मिस्टर फूल ने उसे टैरट क्लब में बुलाया। जाओ और फोर्स का टेस्ट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मिस्टर फूल ने अभी उनका ज्वाइनिंग कंफर्म नहीं किया। ज़रूर उसके पीछे कोई और सोच है। क्लेन को एग्जैक्टली यही चाहिए था। वर्ड ने हस्की वॉइस में बोला, ये सन पाथवे का सीक्वेंस 4 फार्मूला है। अनशैडोड मतलब वो स्टेज जिसमें इंसान की शैडो भी नहीं रह जाती, एक डेमीगॉड बनने की सीढ़ियाँ। सन मतलब डेरिक ने तुरंत ईगर आई से वर्ड को देखा, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसके पास अभी डेमीगॉड बनने की रिसोर्सेज नहीं थी। सिटी ऑफ सिल्वर के लिए रूल सिंपल था, पहले नियर फ्यूचर में सर्वाइवल, बाकी फ्यूचर अनसर्टेन है। ऑर्डर ने ग्रेसफुल स्माइल के साथ थैंक्स किया, खुद को खुश फील करते हुए कि उसे एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट मिला। एल्गन ने कामली बोला, सॉरी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लेन अंदर से शॉक हो गया, ये तो उसके स्क्रिप्ट में था ही नहीं। वर्ड ने डिसबिलीफ एक्ट किया और बोला, तुम बाद में पे कर सकते हो, मिस्टर फूल के विटनेस होने पर मुझे कोई फिक्र नहीं। एल्गन ने फिर भी सर हिलाया, नहीं मुझे सच में ज़रूरत नहीं है। क्लेन के माइंड में तुरंत स्पेकुलेशन आई, या तो एल्गर इतना कॉन्फिडेंट है कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स डायरेक्टली उससे सीक्वेंस 4 पोर्शन देगा, या फिर उसके पास ऑलरेडी कैटेक्लिस्मिक इंटरर सेलर पाथवे का सीक्वेंस 4 फार्मूला है। इस सिचुएशन को सैल्वेज करने के लिए वर्ड ने थोड़ा पॉज लिया और फिर बोला, तो फिर दूसरे पोर्शन फार्मूलाज या सीक्रेट्स ऑफ द पीक लेवल सीक्वेंसेज, मतलब वो नॉलेज जो ट्रू गॉड्स तक के राज खोलती है। एल्गन ने थोड़ा एडजस्ट करके काम टोन में पूछा, गारंटी कैसे करेंगे कि सीक्रेट्स ओवरलैप नहीं होंगे? कैसे कंफर्म करेंगे कि उनका वैल्यू इक्वल है? वर्ल्ड ने इंस्टेंटली प्रपोज किया, सिंपल, हम दोनों अपने सीक्रेट्स मिस्टर फूल को देंगे, वो डिसाइड करेंगे कि ओवरलैप है या नहीं और वैल्यू डिसाइड करेंगे। क्लेन अपने फुल आइडेंटिटी के थ्रू कैजुअली बोला, श्योर। एल्गन ने एग्री कर लिया। ऑर्डर ने उनको थोड़ा एनवी मतलब जलन प्लस एडमायरेशन से देखा। पैसे की चिंता उसके लिए पहली बार रियल फील हो रही थी। दोनों ने अपने गोल्ड स्किन पार्चमेंट कॉन्ज्यूर किए। क्लेन ने पहले एल्गर को देखा, सिर्फ एक लाइन थी, द पीक लेवल सीक्वेंस कंसील्स द पाथ टू डिविनिटी। क्लेन ने रिलीफ लिया और अपना सीक्रेट डाला, देयर इज़ अ सीक्वेंस 0 अबव सीक्वेंस 1। सीक्वेंस 0 मतलब ट्रू गॉड का सीक्वेंस, और उस तक भी पोशंस और रिचुअल्स के थ्रू पहुंचा जा सकता है। मिस्टर फूल के जज होने पर डिक्लेयर हुआ, नो ओवरलैप, दोनों के वैल्यू डिफरेंट और कॉम्प्लीमेंटिंग है। एल्गर स्टर्न्ड हुआ, शॉक और डिलाइट दोनों फील कर रहा था। सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड भी पोशन पाथवे के थ्रू बनता है। ये उसके लिए एक कॉस्मिक रिविलेशन मतलब बहुत बड़ा राज था। ऑर्डर ने क्वाइटली और ज़्यादा रिस्पेक्ट फील की मिस्टर वर्ड और मिस्टर फूल के लिए। उसने तुरंत कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट किया और सन से पूछा, तुमने कहा था सिटी ऑफ सिल्वर के पास ड्रैगन पाथवे का सीक्वेंस 9, 8, 7 के पोशन फार्मूलाज हैं। अगर मुझे सीक्वेंस 7 चाहिए तो क्या देना होगा? डेरिक ने सिंपल ऑनेस्टी से जवाब दिया, तुम्हें मुझे सन पाथवे का सीक्वेंस 7 फार्मूला देना होगा। ऑर्डर ने सॉफ्टली कहा, मैं कोशिश करूंगी। उसके माइंड में चल रहा था कि वो मिस्टर ए के गैदरिंग्स या साइकोलॉजी एल्केमिस्ट से ये ऑब्टेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने थी। उसके पास अभी पैसा कम था और सीक्वेंस 7 फार्मूला की कीमत 800 पाउंड्स होती है। उसने डिसाइड किया कि जब क्लियर होप मिलेगी तब मिस्टर फूल से इस पर बात करेगी। ट्रांजैक्शन सेगमेंट खत्म हुआ। फ्री एक्सचेंज में एल्गर ने कैजुअली न्यूज़ ड्रॉप की, वाइस एडमायरल हरिकेन क्विलांगोस की शिप और क्रू को हरा दिया गया है। अब एक नया पायरेट एडमायरल उतरा है। चैप्टर 292। ऑर्डर का इंटरेस्ट तुरंत जाग गया जब एल्गर ने बनाया पायरेट एडमायरल का जिक्र किया। उसने क्यूरियस टोन में पूछा, उसका नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है? बैकलैंड में तो कोई खबर नहीं आई। एल्गर ने कामली जवाब दिया, वो एक लेडी है, तुमने शायद सुना होगा, एलमेंड मेडन ट्रेसी। उसने क्विलांगोस की क्रू को पिछले महीने सबड्यू किया और अपने स्ट्रेंथ प्रूव करके पायरेट एडमायरल बन गई।
उसने शिप का नाम ब्लैक डेथ रखा और अब खुद को वाइस एडमिरल एलिमेंट कहती है। उसके पास कर्सेस मतलब श्राप देना, ब्लैक फ्लेम्स, काली आग और आइस के पावर्स हैं। उसके एनिमीज अक्सर अजीब बीमारियों से मर जाते हैं। अभी तक की किसी को कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा पाथवे से है, लेकिन वो कम से कम सीक्वेंस 5 है। ऑड्रे ने बड़े ध्यान से सुना और फिर एक रिक्वेस्ट की, मिस्टर हैंगमैन, क्या आप मुझे 4 पायरेट किंग्स और 6 पायरेट एडमिरल्स की डिटेल्स दे सकते हैं? मैं सिर्फ नाम जानती हूँ, उनके पावर्स नहीं। एल्गन ने देखा कि सन और वर्ल्ड दोनों अटेंटिव हैं, तो उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग पायरेट किंग है, किंग ऑफ द 5 सीज, नास्ट। वो खुद को 4th इपॉक के सोलोमन एम्पायर का डिसेंडेंट बोलता है। उसके पास एक घोस्ट शिप है, ब्लैक एम्परर, जो उस एम्पायर का रेलिक है। उसके पावर्स ऑर्डर मतलब रूल्स और डोमेन्स मैनिपुलेट करना पर बेस्ड है। वो अपने एनिमीज़ को अपने डोमेन में खींच के लड़ाई करता है। कहते हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, रोज़ेल के ज़माने से एक्टिव। फिर उसने दूसरी किंग का जिक्र किया। डॉन शिप के मालिक है एक खूबसूरत वुमेन जिसे सब क्वीन मिस्टिक कहते हैं। वो पहले वॉरलॉक थी, अब डेमीगॉड है। एडमिरल्स के बारे में, एडमिरल हेल लडवेल पहले नास्ट के सबऑर्डिनेट था, अब इंडिपेंडेंट मीडियम है। स्पिरिट वर्ल्ड के क्रीचर्स कंट्रोल करता है। रूमर है उसके पास एक रिंग है जो एंशिएंट डेथ ने छोड़ी थी। दूसरा एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया पहले क्वीन मिस्टिक की फॉलोअर थी, लेकिन अब अलग है क्योंकि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में गई, मोजेस एसेटिक ऑर्डर। क्लेन इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। मोजेस एसेटिक ऑर्डर, मिस्ट्री प्रायर पाथवे, हिडन सेज, ये वही टेम्पटेशन देने वाली ईवल गॉड से कनेक्टेड हैं जो नील की डेथ का रीज़न बना था। बाकी एडमिरल्स, एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर शक है वो नॉन ह्यूमन है। वाइस एडमिरल डीप सी हाउल कॉन्स्टेंटीन सी मॉन्स्टर ब्लड लाइन, वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना एडवर्ड्स और वाइस एडमिरल डस्क बुलाटोव इवान। ऑर्डर ने ड्रीमी टोन में कहा, कितना एक्साइटिंग है, मैं भी एक दिन सी ट्रैवल करना चाहती हूँ। एल्गन ने तुरंत उसकी एक्साइटमेंट तोड़ दी। नहीं मिस जस्टिस, समुंदर जैसा तुम इमेजिन करती हो वैसा नहीं। वो खून, केओस, मर्डर और हॉरर का एमैग्लेमेशन मतलब मिक्सचर है। फिर ऑर्डर ने एक नया टॉपिक उठाया। बैकलैंड में अभी 11 सीरियल मर्डर्स हुए हैं। विक्टिम्स पहले स्ट्रीट गर्ल्स थी, लेकिन अब नॉर्मल काम करती थी। मर्डरर उनके स्टमक कट करके ऑर्गन्स निकाल लेता है। एक केस तो कॉपी कैट निकला, लेकिन बाकी असली हैं। एल्गन ने तुरंत गेस किया, क्या ये ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट का डेविल वर्शिपर्स का काम हो सकता है? ऑर्डर ने कहा, कुछ कंफर्म नहीं, अभी तक मर्डरर पकड़ा नहीं गया। इसी वक्त डेरिक ने डे स्टोर में बोला, मुझे पता है ऐसे रिचुअल्स के बारे में। क्लेन को इंस्टेंटली याद आया कि सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री अनब्रोकन है, तो नेचुरली उनके पास पुराने डेविल्स के रिकॉर्ड्स होंगे। ऑर्डर ने एक्साइटेडली पूछा, सच में? बताओ मिस्टर सन। डेरिक ने एक्सप्लेन किया, हमारे डेविल स्टडीज़ में लिखा है ये एक रिचुअल होता है जो डेविल्स अपने एडवांसमेंट के लिए करते हैं। यूजुअली जब वो सीक्वेंस 6 या 5 में एडवांस करते हैं, सीक्वेंस 6 का नाम ही डेविल, इसी से उनका रेस नाम आया। रिचुअल में 13 से 49 मर्डर्स होते हैं। हर मर्डर के बीच में कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन का गैप होता है। विक्टिम के ऑर्गन्स डेविल खाता है, जिससे वो वायलेंट और ब्लड थर्स्टी हो जाता है जब तक अगला मर्डर ना हो। ऑर्डर ने शिवर करते हुए कहा, कितना टेरिफाइंग है। क्लेन क्वाइटली मेमोराइज कर रहा था। उसने नोट किया कि एबिस पाथवे को कैटेक्लिज्म से पहले डेविल पाथवे नहीं, एबिस पाथवे कहते थे, और डेविल असल में सिर्फ सीक्वेंस 6 का टाइटल था। क्या सीक्वेंस 0 असल में एबिस हो सकता है? ये सोच उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। डिस्कशन खत्म होने पर ऑर्डर ने एल्गर से पूछा, मिस्टर हैंगमैन, पोशन फॉर्मूलाज इतनी कम क्यों मिलती हैं गैदरिंग्स में? जब भी मिलती हैं डील कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। एल्गर ने कामली समझाया, पोशन फॉर्मूलाज को फेक करना आसान है, गैदरिंग्स हिडन और बाइंडिंग कम होती हैं, इसीलिए लोग रिस्क नहीं लेते। क्या तुम 2 सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स खरीद के एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करोगी? उसका कॉस्ट बहुत हाई है और एनिमल ज़्यादातर लूज कंट्रोल हो जाते हैं। ऊपर से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बियॉन्डर्स हायर करने पड़ेंगे, इसीलिए फार्मूलाज सेल करना और ख़रीदना रिस्की है। ऑर्डर थोड़ा गिल्टी फील कर गई। एल्गन ने ऐड किया, अनलेस एक ट्रस्टेड होस्ट या अप्रेजर हो जो फार्मूलाज वेरीफाई कर सके, ट्रेड क्लोज होना मुश्किल है। क्लेन क्वाइटली सोचा, ओल्ड मिस्टर आई ऑफ विजडम कर सकता है। मिस्टर ए भी एक शेफर्ड है, उसके पास भी ये एबिलिटी होगी। ऑर्डर के दिमाग में एक और आइडिया आया, क्या ओथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? एल्गन ने चकल करके कहा, लेडी, ये अंडरग्राउंड गैदरिंग्स हैं, क्या तुम 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स के नाम पे ओथ लोगी? और अगर ईवल गॉड्स या हिडन सेज ट्रू क्रिएटर पे ओथ लिया तो वो अपनी मौत बुलाने जैसा होगा। फिर उसने साय लेते हुए ऐड किया, और एक्टिंग मेथड के बिना पोशन लेना आसान से मॉन्स्टर बनवा देता है।
इसीलिए 7 चर्चेस को वाइड स्केल में कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी वजह से एडवांसमेंट ऑफिशियली और स्ट्रिक्टली उनके अंडर ही होता है। ऑर्डर ने सॉफ्टली रिपीट किया, सो दैट्स हाउ इट इज़। क्लेन के माइंड में भी क्लैरिटी आई। तभी डेरिक ने एक न्यू इन्फो शेयर किया। सिटी ऑफ सिल्वर के एक एक्सपीडिशन में हमें एक सेमी डिस्ट्रॉयड टेम्पल मिला। उसमें एक नेकेड मैन अपसाइड डाउन क्रॉस पे नेल्ड था। स्टैचू पे बहुत ब्लड स्टेन्स भी थे। क्या आप जानते हो कौन सा गॉड था? क्लेन के अंदर शॉक वेव चली। ये तो ट्रू क्रिएटर है, लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर को अभी इसका नॉलेज नहीं था। मतलब कैटाक्लिज्म के बाद ही वर्शिप शुरू होगा। उसने क्लाउन एबिलिटी यूज़ करके अपना फेस न्यूट्रल रखा। जस्टिस, हैंग्ड मैन और वर्ड ने एक साथ बोला, नहीं, हमें नहीं पता। और तभी डी फॉक्स से मिस्टर फूल की वॉइस आई, दैट्स द फॉलन क्रिएटर। चैप्टर 293। डेरिक का चेहरा तुरंत टेंस हो गया जब उसने सुना द फॉलन क्रिएटर। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग हमेशा एक ही गॉड को मानते आए थे, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट, मतलब सब कुछ जानने और करने वाला लॉर्ड जो सब कुछ क्रिएट करते हैं। इसीलिए जब उसने फॉलन शब्द सुना तो उसके अंदर से इंस्टिंक्टिव रिजेक्शन और डिस्कम्फर्ट निकला। एल्गन ने कामली क्लैरिफाई किया, हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रू क्रिएटर। उसके बिलीवर्स सीक्रेट सप्लिएंट, मतलब गुप्त प्रेयर्स वाले, लिसनर जो आवाज़ें या विस्पर सुनते हैं, और शैडो एसेटिक जो शैडो और डार्कनेस में तपस्या करते हैं, पाथवेज पर कंट्रोल करते हैं, और इनका हायर सीक्वेंस शेफर्ड है। शेफर्ड, ये सुनते ही डेरिक सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में हॉरर भर गया। सिटी ऑफ सिल्वर में एल्डर लोविया अभी रिसेंटली ही शेपर्ड बनी थी और वो दिन का दिन अजीब बिहेव कर रही थी। अगर ये पाथवे एक ईवल गॉड के कंट्रोल में है तो इसका मतलब है कि सिटी ऑफ सिल्वर खुद डेंजर के अंदर है। उसके दिमाग में तुरंत पुराने एक्सपीडिशंस की यादें आई। उन्होंने देखा था कि कुछ पुरानी सिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बस कुछ रबल बचा था जिसमें लिखे हुए शब्द मिले। वो शब्द ड्रैगोनीज, जोटन और एल्विश में थे और बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे थे, ईविल गॉड। तभी उन्होंने गेस किया था कि उन सिविलाइजेशंस को ईविल गॉड ने डिस्ट्रॉय किया। अब जब एल्डर लोविया का पाथवे उसी ट्रू क्रिएटर से लिंक निकला, डेरिक का शॉक और भी गहरा हो गया। वो चुप हो गया, जिसकी वजह से ऑर्डर डिसअपॉइंट हो गई। उसे लग रहा था कि अब और सिटी ऑफ सिल्वर की कहानियां सुनने को मिलेंगी, लेकिन डेरिक ने अपना मुंह बंद कर लिया। एल्गन ने साइलेंटली उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन कुछ कंक्लूड नहीं कर पाया। उसने सोचा अगर डायरेक्टली पूछेगा तो सन पेमेंट मांग लेगा, और अभी उसके पास ऑलरेडी 2 बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स का डेप्थ है। इसी मूवमेंट पे सबने सुना कि कोई जेंटली टेबल टैप कर रहा है। फॉग के पीछे से क्लेन की कंपोज वॉइस आई, एक हल्का सा चक्कल के साथ, लेट्स एंड टुडेज गैदरिंग हेयर। ऑर्डर ने तुरंत खड़ी होकर कर्टसी की, योर विल इज़ आवर विल एल्गर। डेरिक और वर्ड ने भी वही रिपीट किया। क्लेन ने हैंड वेव करके कनेक्शन कट किया और क्वाइटली ऑब्जर्व किया कि उनकी ब्लड शैडोज डिसॉल्व हो गई। उसने अपना स्मर्फ वर्ड भी डिसमिस किया और फिर लैनेवस से लिया हुआ छोटा सा बैज उठाया। उस बैज के पीछे लिखा था, यू कैन ज्वाइन इफ़ यू हैव दिस आइटम। क्लेन ने पहले स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट किया। एक फेंट लाइट बीम निकली, लेकिन वो इंस्टेंटली ग्रे फॉग ने रिपेल कर दिया। फिर वो लाइट एक गोड स्किन पार्चमेंट में बदल गई, जिसमें लिखा था 4 जनवरी 1350 8 PM इन बाबर वैली। क्लेन ने एनालाइज किया, ये एक मिस्टिसिज्म बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब ये रेगुलर इंटरवल्स पे नया मीटिंग वेन्यू और टाइम बताता होगा। लेकिन उसने देखा कि लोकेशन वेग है। बाबर वैली 100 किलोमीटर लंबा है। शायद बैज एक लोकेशन पॉइंटर बनेगा जब वहाँ कोई पहुँचेगा। क्लेन ने सोचा 1350 नेक्स्ट ईयर होगा। अगर मैं फेसलेस बन गया तो डिस्गाइज करके ज्वाइन कर सकता हूँ, वरना रिस्क लेना बेकार है। फिर उसका ध्यान अपने नेक्स्ट एडवांसमेंट पर गया। मैजिशियन के लिए मिस ट्रेंड का ट्रू रूट और जूस सन के थ्रू आने वाला है, और अगर लक अच्छा रहा तो डार्क पैटर्न ब्लैक पैंथर का स्पाइनल फ्लूइड भी मिल जाएगा। सीक्वेंस 7 काफ़ी पास है। उसने मैजिशियन की एक्टिंग मेथड के बारे में स्पेकुलेट करना शुरू किया। मैजिशियन का एसेंस है इल्यूजरी को जेन्युइन जैसा दिखाना, मतलब एक ऐसा एक्ट जो फेट को चेंज करने का इल्यूजन दे, लेकिन असल में एक ट्रिक हो। दूसरी तरफ बैकलैंड में फोर्स और जायो अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रही थी। फोर्स ने साह करके बोला, अच्छा हुआ हमने सेफ हाउस प्रिपेयर किया था। लैनेवस मर गया, लेकिन गॉडवुड का मैटर इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, तुम्हें हाइड करना होगा। मैं तो एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर और ऑथर हूँ। जाओ ने बिटर टोन में कहा, मुझे क्लेवर बनना पड़ेगा। मैंने चर्च को रिपोर्ट में गॉडवुड का मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना लिखा कि टारगेट डेंजरस लग रहा था और ईविल गॉड की तरफ प्रे कर रहा था। अगर गॉडवुड लिख देती तो मैं अभी बैकलैंड में होती ही नहीं। फिर उसने कैलकुलेट किया कि अब उसके पास 200 पाउंड्स बाउंटी और अपने 70 पाउंड सेविंग्स के साथ पहले इंग्रेडिएंट्स के लिए पैसा हो जाएगा।
फॉर्स ने सजेस्ट किया कि वो शायद मास्क मैन से खरीद सकती है। जाओ ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तब तक नहीं जब तक और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और लास्ट सीन में ऑड्रे अपने मैनर में टेलीग्राम रिसीव करती है। वो एल्फ्रेड का था। रेनबो सैलेमेंडर आ गया है, मैनर में डिलीवर कर दिया जाएगा। ऑड्रे ने सूजी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सूजी, तुम्हारे लिए मैंने जो गिफ्ट प्रिपेयर किया था वो बस आने ही वाला है। सूजी ने स्नैक्स चबाते हुए कंफ्यूज्ड वूफ बोला। चैप्टर 294। बैकलैंड के एक लॉन में क्लेन लेपार्ड का नया इन्वेंशन टेस्ट कर रहा था, एक बाइसाइकिल। उसने कुछ राउंड्स लगाए और तुरंत एक फ्लॉ पकड़ लिया। बेल अलग लगाने की ज़रूरत नहीं, साइकिलिस्ट इमरजेंसी में फ्री हैंड नहीं कर पाएगा, बेल को हैंडल के साथ ही जोड़ दो। लेपार्ड को समझ आ गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्लेन ने अपने क्लाउन बैलेंस की वजह से साइकिल आसानी से चलाई, लेकिन मनी मन मजाक भी किया, एक यूनी साइकिल भी चलानी चाहिए मुझे। फिर उसने बिजनेस एंगल पे लेपार्ड को गाइड किया। कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टारगेट मिडिल और वर्किंग क्लास लोग हैं, क्लर्क्स, पोस्टमैन, नोबल्स कभी साइकिल नहीं चलाएंगे अपने स्टेटस के लिए। लेपार्ड ने कहा कि अभी प्रोटोटाइप है, मतलब ट्रायल वर्जन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कॉस्ट गिर जाएगी। क्ले ने तुरंत एक और बिजनेस इंसाइट ऐड किया, अगर कॉस्ट 4 पाउंड्स के नीचे हो गई तो हम अमीर बनेंगे। और साथ ही रोजेल के मैन्यूस्क्रिप्ट्स चेक करने को बोला, रबड़ के सस्ते सब्स्टिट्यूट के लिए। जब लेपार्ड ने मेंशन किया कि रोजेल मेमोरियल एग्जीबिशन होने वाली है रॉयल म्यूजियम में, क्लेन के अंदर एक्साइटमेंट जाग गई। ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स और रेलिक्स, मुझे ज़रूर जाना होगा। उसने पैसे दिए और कहा कि पेटेंट अप्लाई करो और नए इन्वेस्टर्स ढूंढो। क्लेन के मन में क्लियर था, वो फैक्ट्री टाइकून नहीं बनना चाहता। उसका असली गोल है फेसलेस बनना। बिजनेस में घुस के अटेंशन अट्रैक्ट करना उसके लिए खतरनाक है। दुनिया के दूसरे कोने पे सोनिया सी के एक आइलैंड पर पायरेट्स का महासम्मेलन शुरू था। वहाँ पर घमासान मस्ती, शोर, गाने, शराब, एल्गर साइलेंटली क्लिफ पे खड़ा था। उसने सोचा लोएन के नए आयरन क्लैड वॉरशिप्स अभी फुल फ्लीट नहीं बने, इसलिए यहाँ अटैक का चांस कम है। लेकिन अचानक पायरेट्स में हंगामा मच गया, सब भाग रहे थे जैसे प्लेग आ गया हो। एल्गर ने देखा एक ब्लैक शिप जिसमें एक स्कल फ्लैग था, स्कल की आंखों में ब्लू फ्लेम्स। ये था ब्लैक डेथ, वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी का शिप। उस जगह के पायरेट जानते थे जहाँ ट्रेसी गुजरी लोग रैंडम डिजीज से गिर जाते। ट्रेसी खुद डेक पर खड़ी थी, टॉल, स्लेंडर, हीरोइक और खूबसूरत। उसकी शार्प ब्लू आइज मेस्मराइजिंग थी। पायरेट्स पहले भागे, अब दोबारा अट्रैक्ट होकर वापस आ गए। एल्गर ने स्कॉफ किया, कितने बेवकूफ़, शायद इसके पावर्स में एल्योरमेंट मतलब फैसिनेशन भी है। ट्रेसी सीधा ब्लैक पैलेस की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त समुंदर पे एक और बड़ा शिप दिखा, फ्लैग में एक आईलैशलेस आई सराउंडेड बाय 10 स्टार्स। ये था एडमायरल ऑफ स्टार्स, कैटेलिया। उसने अपना शिप शोर पे नहीं लगाया, इंस्टेड स्काई से स्टेलर रेडियंस मतलब तारों का नूर एक ब्रिज बन गया जो शिप से पैलेस तक जाता था। एक औरत उस ब्रिज पर चलती हुई आई, ब्लैक रोब पे सिंबल्स, वेस्ट पे सेलेस्टियल ग्लोब मतलब मिनिएचर प्लैनेट मॉडल और एक शॉर्ट सेप्टर। एल्गर ने देखा और फ्राउन किया, ये ग्लोब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे वो ग्लास बॉटल जो मुझे मिला था, लेकिन मिस्टर फूल के गैदरिंग के बाद टूट गया था। एम्प्रेस बोरो में ऑर्डर अपने मैनर पहुंची। बटलर ने बोला, मिस, आपका एनमट हार्बर से डिलीवरी आ गया है। ऑर्डर ने सूजी को टीज करते हुए बोला, ये तुम्हारा गिफ्ट है। कॉर्नर के बाद जब उन्होंने देखा तो दोनों शॉक में थे। गिफ्ट एक जायंट रेनबो सैलेमेंडर निकला, स्किन कलर चेंजिंग, 3 मीटर लंबा और घुटने तक ऊंचा। ऑर्डर और सूजी दोनों एक ही एक्सप्रेशन में थे, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं है। चैप्टर 295। ऑर्डर के दिमाग में रेनबो सैलेमेंडर का एक ही इमेज था, एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड जो मुट्ठी जितना बड़ा होगा, रंग बिरंगा और कॉन्स्टेंटली कलर चेंज करता हुआ। लेकिन जब उसने सामने 3 मीटर लंबा जायंट सैलेमेंडर देखा तो वो तुरंत कंफ्यूज हो गई। सूजी के वूफ करते ही ऑर्डर ने अपने शौक को छुपाया और बटलर को काम टोन में कहा, बिल्कुल वही स्पेसिमेन है जो मुझे चाहिए था, बस थोड़ा बड़ा है, सिर्फ थोड़ा। उसने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया उसे वेयरहाउस में रखने का ताकि बाद में डाइसेक्ट करके उसका पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल सके। ऑर्डर ने कैलकुलेट किया, 2 ग्लैंड्स निकलेंगे, एक सूजी के लिए टेलीपैथिस पोशन और एक फार्समैन रैबिट के एक्सचेंज के लिए। पर एक सीरियस दिक्कत सामने आई, क्या सूजी ने पहला पोशन स्पेक्टेटर पूरी तरह डाइजेस्ट किया भी है? अगर नहीं तो नया पोशन उसे इंस्टेंटली लूज कंट्रोल करवा देगा। ऑर्डर ने सूजी से सीधा पूछा। सूजी ने पजल टोन में रिपीट किया, डाइजेस्ट? ऑर्डर ने पेशेंटली समझाया, डाइजेस्ट करना मतलब एक ऐसा फीलिंग जिसमें पोषण तुम्हारे मन और शरीर में घुल जाता है, जैसे तुम एक स्टार बन जाती हो और बाकी ल्यूजरी स्टार्स के साथ अट्रैक्ट करती हो। सूजी ने कैजुअली बोला, तो फिर हो गया होगा, मैं वैसे ही कुछ फील ही किया था।
ऑर्डर शॉक में थी। सूजी ने बिना किसी एक्टिंग मेथड के पोषण डाइजेस्ट कर लिया, और वो भी लगभग उसके बराबर फास्ट। लेकिन सूजी ने मासूमी से बोला, मैं तो बस एक डॉग हूँ, मैं डिटेल्स याद नहीं रखती। ऑर्डर अंदर ही अंदर सोचने लगी, क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं एक डॉग से थोड़ा ही बेटर हूँ पोषण डाइजेशन में। दूसरी तरफ क्लेन अपने घर पर था। उसे इल्यूजरी आवाज़ ने जगाया, प्रेयर्स की कॉल। उसने तुरंत ग्रे फॉग में एंटर करके देखा, ये द हैंग मैन का प्रेयर था। एल्गर ने बोला कि उसके पास अब डार्क पैटर्न ब्लैक पैंथर स्पाइनल फ्लूइड और स्प्रिंग ऑफ द एल्व्स मैरो क्रिस्टल्स दोनों है, और उन्हें वर्ल्ड तक पहुंचाना है। क्लेन ने रिचुअल के जरिए दोनों इंग्रेडिएंट्स ले लिए। उनके अपीयरेंस भी खास थे। पैंथर का स्पाइनल फ्लूइड एक क्लियर लिक्विड जिसमें लेयर्स थी, ऊपर से नीचे क्लैरिटी बढ़ती थी, एक ओसीडी सेटिस्फाइंग इमेज। दूसरा, एल्व्स मैरो क्रिस्टल एक अंडे जैसा था। पेपर थिन शेल के अंदर लिक्विड की स्विशिंग साउंड आती थी। क्लेन खुश हुआ, अब बस मिस ट्रेंड का रूट और जूस चाहिए। जल्दी ही द सन ने भी प्रेयर करके वो दे दिया, हार्ट शेप्ड रूट और स्पार्कलिंग ग्रीन जूस। अब सब इंग्रेडिएंट्स रेडी थे। क्लेन ने अपनी किचन में एक आयरन पॉट वॉश किया और स्टेप बाय स्टेप पोषण कॉन्कॉक्शन स्टार्ट किया। क्लाउन के बैलेंस और कंट्रोल से उसने इजीली सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस किए, फिर मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। पॉट से वाइट फॉग निकला जो तुरंत वापस खींच गया, और फाइनल प्रोडक्ट एक बॉटल में आ गया, मैजिशियन पोशन। ये पोशन दिखने में फायरवर्क्स जैसा था। अंदर ही अंदर रंग कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे थे, फिर फेड होके वापस आ रहे थे। क्लेन ने अपनी सीर एबिलिटी से कॉइन फ्लिप डिविनेशन किया। रिजल्ट पॉजिटिव था, मतलब पोशन सही बन चुका था। अंधेरा हो चुका था। क्लेन ने सोफा पर बैठ के अपने मन को काम किया और फिर बॉटल उठाकर मैजिशियन पोशन पी गया। पोशन अंदर जाते ही उसके शरीर में बबल्स एक्सप्लोड हो रहे थे, जैसे उसका दिमाग ओवरलोड हो गया। इन्फॉर्मेशन फायरवर्क्स बनकर फट रही थी। उसने अपना क्लाउन कंट्रोल और कॉजिटेशन मतलब डीफोकस यूज़ करके अपने आप को संभाला। कुछ वक्त के बाद उसने देखा उसके आर्म्स अब नॉर्मल लग रहे थे। एक आर्म रिंकल्ड और दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, अंदर के मसल्स और वेन्स दिख रहे थे। उसने डर के साथ वेट किया। 5-6 मिनट्स में सब नॉर्मल हो गया। क्लेन ने रिलीफ में सोचा, ये स्टेज उतना इजी नहीं है। कैप्टन को 9 साल लगे इस थ्रेशोल्ड को पार करने में, अब समझ आया क्यों। और फिर खामोशी से उठकर अपने आप को कंफर्म किया, अब मैं एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर हूँ, अब मैं एक मैजिशियन हूँ। चैप्टर 296। क्लेन ने अपना बदन स्ट्रेच करके और रिस्ट हिला के टेस्ट किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहा था कि अब उसके हाथ ज़्यादा एजाइल मतलब और तेज़ फ्लेक्सिबल हो गए हैं, और उसकी मूवमेंट्स और स्मूथ और निम्बल मतलब हल्की और फास्ट लग रही है। उसने सोचा, अगर मैं बियॉन्डर पावर्स के बिना भी काम करूं तो मैं एक टॉप मैजिशियन बन सकता हूं। पोशन के इफेक्ट्स दिमाग में डायरेक्टली इंजेक्ट हो गए थे, जैसे नॉलेज का एक नया लेयर उसके ब्रेन में चिपक गया हो, और क्लेन को तुरंत अपनी नई एबिलिटीज समझ आ गई। मैजिशियन सीक्वेंस 7 सच में पावरफुल था, और उसके पास एक से बढ़कर एक मिरेकुलस पावर थी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था डैमेज ट्रांसफ़र, मतलब अगर उसे कोई फेटल मतलब जानलेवा इंजरी लगे तो वो उसे अपने आर्म से या बॉडी के कम इंपॉर्टेंट पार्ट में शिफ्ट कर सकता है। एक डेडली वुंड एक माइनर वुंड बन जाता। लाइफ सेविंग ट्रिक थी ये। लिमिटेशन ये थी कि अभी सिर्फ एक ही दफ़ा का चांस था, और सिर्फ अपने बॉडी के अंदर। दूसरी एबिलिटी थी फ्लेमिंग जंप, मतलब अगर 30 मीटर के रेडियस में कोई फ्लेम या स्पार्क हो तो क्लेन उस जगह ब्लिंक मतलब तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता था। ये लड़ाई में भी यूज़फुल और स्टेज परफॉर्मेंस में भी कमाल का इफेक्ट देता। तीसरा था एयर बुलेट्स, वही एबिलिटी जो उसने सीक्रेट ऑर्डर के क्लाउन के हाथ में देखी थी। सिर्फ स्नैप करके या साउंड मिमिक करके वो हवा से बुलेट्स क्रिएट कर सकता था, वो भी रिवॉल्वर के कस्टम बुलेट्स के बराबर पावरफुल। और जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ेगा शायद वो कैनन बॉल्स बनाने लगे। चौथा एबिलिटी था पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट, मतलब अगर पहले से रेडी पेपर फिगरीन्स रखे हों तो एक फेटल ब्लो के वक्त क्लेन अपनी जगह उस पेपर फिगर के साथ स्वैप मतलब बदल सकता था। एक तरह का सब्स्टिट्यूट बॉडी जिसमें कर्स इफेक्ट्स भी कम हो जाते, लेकिन लिमिटेशन ये था कि पेपर पहले से तैयार होना चाहिए। पांचवा था फ्लेमिंग कंट्रोल, जो भी आग 30 मीटर के अंदर हो क्लेन उसे मैनिपुलेट मतलब कंट्रोल कर सकता था, इग्नाइट या बुझा सकता था। छठा था इल्यूजन क्रिएशन, और ये मैजिशियन का असली चार्म था। वो कलर्स, साउंड्स और स्मेल्स को मैनिपुलेट करके ऐसी इल्यूजन मतलब झूठी छवि बना सकता था जो असली लगती थी, परफेक्ट फॉर डिसेप्शन एंड ट्रिक्स। सातवां एबिलिटी एक फेक फॉर्म ऑफ अंडर वाटर ब्रीदिंग था। वो एक इनविजिबल एयर पाइप क्रिएट कर सकता था जिससे 5 मीटर डेप्थ तक पानी के अंदर ब्रीथ कर सके, लेकिन अभी लिमिटेशन शॉर्ट थी। आठवां था बोन सॉफ्टनिंग, इसका मतलब था क्लेन अपने बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना सकता था कि वो हैंडकफ्स, रोप्स या लॉक चेस्ट से निकल जाए। और नवा था ड्राइंग पेपर एज वेपन्स, क्लाउन की ओल्ड एबिलिटी का अपग्रेडेड वर्जन।
मतलब पेपर को टेम्परेरी नाइफ्स के अलावा ब्रिक्स, बैट्स या और चीज़ों में बदल सकता था। क्लेन ने सोचा ऑफेंस और डिफेंस दोनों में एवरेज है, लेकिन वैरायटी बहुत है, सर्वाइवल और एस्केप के लिए बेस्ट है, और सबसे बड़ी बात, मैजिशियंस को चैंट या स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक एक्शन और स्पेल कास्ट हो जाता है। उसका मूड अच्छा था और वो सोच रहा था एक स्ट्रोल मतलब छोटी वॉक ले और ब्रेव हार्ट्स बार से नया रिवॉल्वर और बुलेट्स ले आए। तभी उसने देखा कि ओरियल विंडो के बाहर का आसमान बदल रहा है। गैस लैंप्स का ग्लो धुंधला हो गया और क्रिम्सन मून का हल्का सा क्रेसेंट मतलब अधूरा सर्कल शेप तुरंत फुल सर्कल में बदल गया। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही फुल मून हुआ था, अभी नेक्स्ट फुल मून में 10 दिन बाकी थे। क्लेन शॉक में बोला, ब्लड मून? मिस्टिसिज्म के हिसाब से ये ब्लड मून एक रेयर और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी। कोई एस्ट्रोनॉमर या चर्च प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, बस ये कहा जाता था कि इस टाइम निगेटिव इमोशंस राइज करते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड की पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कभी एक साल में एक ही बार आता, कभी 4-5 बार। शेरवुड बोरो में फोर्स वॉल अपने टेम्पररी अपार्टमेंट में नॉवेल लिख रही थी जब उसने ब्लड मून की रोशनी महसूस की। उसके लिए हॉरर था क्योंकि हर फुल मून उसके अंदर से अनकंट्रोलेबल रैविंग्स मतलब पागलपन वाली आवाज़ें उठती थीं जो उसे ऑलमोस्ट इंसेन कर देती थीं। वो फ्लोर पर गिर गई, बाल नोचने लगी और खुद को नाइफ से मारने की अर्ज को रोक नहीं पा रही थी। उसने डेस्परेशन में अपने फेथ का नाम लिया, ग्रेट गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, लेकिन इस दफ़ा उसका दर्द कम नहीं हुआ। फोर्स का बॉडी अनकंट्रोलेबल स्पैजम्स में था, नेल्स टूट गए, बाल अब नॉर्मल ग्रो करने लगे। वो सोचने लगी कि शायद इस बार वो मॉन्स्टर बन जाएगी। उसी वक्त उसकी नज़र एक पुराने पेपर पर पड़ी जिस पर एंशिएंट हर्मीज में लिखा मिस्टीरियस इनकैंटेशन था। ये वही था जो जाओ ने पहले हिस्ट्री ऑफ लोएन एरिस्टोक्रेसी बुक में पाया था। उसने कभी इसे रिपीट करते हुए एक स्ट्रेंज इविल स्पिरिट अट्रैक्ट भी कर लिया था। फोर्स ने अपना लास्ट होप समझकर उस इनकैंटेशन को चैंट करना शुरू किया। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु wields गुड लक, सेव मी सेव मी। चैप्टर 297। क्लेन अभी नया फ्रॉक कोट पहने ही निकला था कि उसने एक और इल्यूजरी प्रेयर सुनी। ये आवाज़ एक औरत की थी और उसके लफ्ज़ों में दर्द और स्टैकेटो टोन मतलब रुक रुक कर बोली गई बातें जैसे कोई स्ट्रगल कर रहा हो, बहुत साफ। उसने तुरंत अपना हाफ टॉप हैट वापस लटकाया और बेडरूम में जाकर 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलकर ग्रे फॉग के पैलेस में एंटर कर गया। लेकिन इस दफ़ा उसने कोई स्टार कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होता नहीं देखा, बल्कि उसके सीट के बगल में एक रिपलिंग रेडियंस मतलब चमकती हुई सर्कुलर लाइट की लहरें फैल रही थीं। क्लेन ने सोचा ये कोई टैरेट क्लब की मेंबर नहीं, शायद जाओ या फिर वो कर्ली ब्राउन हेयर्ड लेडी। उसने अपना हाथ उस ग्लोइंग सर्कल में डाला और तुरंत एक सीन देखा, एक गिरा हुआ कॉफ़ी टेबल, उल्टा सोफा, स्कैटर्ड बुक्स और एक ब्राउन हेयर्ड औरत फोर्स जो दर्द में तड़प रही थी। उसके बाल अननेचुरल स्पीड से लंबे होते जा रहे थे और उसकी स्किन पे एक वाइट सिनिस्टर ग्लो मतलब खतरनाक चमक आ रही थी। फोर्स की प्रेयर अब भी चल रही थी। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु wields गुड लक, सेव मी सेव मी। क्लेन ने तुरंत समझा कि वो लूजिंग कंट्रोल मतलब मॉन्स्टर बनने की एज पर थी, लेकिन उसके चैंट्स के अंदर एक और हिडन चीज़ थी, रैविंग्स। ये वैसे ही थी जैसे क्लेन ने खुद पहले सुने थे, लेकिन ये मैलिशियस या इवल नहीं थे, मतलब कोई उसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट की और जैसे ही फोर्स के अंदर का दर्द कट गया, उसने खुद को एक दूसरे वर्ड में पाया, ग्रे फॉग और एंशिएंट ब्रॉन्ज टेबल। फोर्स शॉक में इधर उधर देखती रही। उसे याद आया कि उसने पेन में वही इनकैंटेशन चैंट किया था जो जाओ को पुरानी किताब में मिला था, और उसने एक एग्जिस्टेंस को बुला लिया था। जब उसने देखा कि सामने एक मिस्टीरियस फिगर बैठा है जो सब पर नज़र रखता है, उसके दिमाग में तुरंत नाम आया, यू आर द फूल मिस्टर फूल। क्लेन ने काम टोन में रिप्लाई किया, जस्ट कॉल मी मिस्टर फूल। उस वक्त उसने देखा कि फोर्स के चेयर के पीछे का सिंबल रैपिडली चेंज होकर डोर्स बन गया, लेयर्स ऑफ इल्यूजरी डोर्स। ये डायरेक्टली कनेक्ट करता था रोज़ेल की डायरी में लिखे मिस्टर डोर के साथ। ब्लड मून पर उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता था और अब फोर्स अननोइंगली एक मीडियम बन गई थी उसके लिए। फोर्स अब भी शॉक में थी। उसने सोचा क्या मिस्टर फूल एक ईवल गॉड है, लेकिन उसने मुझे बचाया और अभी मुझे कुछ भी नहीं किया, ये बेटर है मॉन्स्टर बनने से। तब क्लेन ने कैजुअली पूछा, हर फुल मून तुम्हें ये रैविंग सुनाई देते हैं? फोर्स ने तुरंत हाँ कहा और डरे डरे पूछा, क्या आपको पता है इन रैविंग्स का ओरिजिन? कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है? क्लेन ने अंदर ही अंदर मिस्टर डोर को याद किया, लेकिन कंफर्म नहीं था, इसीलिए वेग जवाब दिया, हो सकता है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, शायद वो तुमसे हेल्प मांग रहा हो। फोर्स हैरान हो गई, हेल्प? लेकिन वो रैविंग्स मुझे ऑलमोस्ट मॉन्स्टर बना देते हैं।
क्लेन मुस्कुराकर बोला, दैट्स बिकॉज यू आर टू वीक। तुम्हारी लाइफ का नेचुरल ऑर्डर, मतलब तुम्हारी एग्जिस्टेंस की बेसिक शक्ति, उससे इतना नीचे है कि सिर्फ उसका नॉर्मल ब्रेथ भी तुम्हें तोड़ सकता है। फोर्स के जहन में तुरंत एक लाइन आई, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट गॉड। उसके दिल में अब शौक के साथ एक रेवरेंस, मतलब डीप रिस्पेक्ट और डर भी आ गया। अगर मिस्टर फूल इतना कैजुअली इस चीज़ को हैंडल कर रहा है तो उसका लेवल भी एक गॉड जैसा होगा। उसने पूछा, ये कितनी देर चलता है? फोर्स ने बताया, हर फुल मून 3 से 5 मिनट्स, लेकिन ब्लड मून पे 7 मिनट से भी ज़्यादा। क्लेन ने कन्फर्म किया, ये मिस्टर डोर का ही केस लग रहा है, और बोला, इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपना नेचुरल ऑर्डर रेज करो, मतलब तुम्हें और पावरफुल बियॉन्डर बनना होगा। फोर्स ने डरे डरे कहा, क्या मैं हर फुल मून में आपका नाम रिपीट कर सकती हूँ? मैं आपकी बिलीवर बन जाऊँगी। क्लेन ने रिफ्यूज़ कर दिया, नो नीड, लेकिन मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ जब ज़रूरत हो। फोर्स ने शुक्रिया किया, और जब उसने देखा कि टेबल पर और भी खाली सीट्स हैं तो उसने पूछा, मिस्टर फूल, क्या यहाँ और लोग भी आते हैं? क्लेन ने कामली बताया, हाँ, मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया है। ये लोग हर हफ्ते मिलते हैं, फॉर्मूलाज, इंग्रेडिएंट्स और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। फोर्स इंस्टेंटली टेम्प्ट हो गई और बोली, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? क्लेन ने अलाउ कर दिया। हर मंडे 3 बजे डिस्टर्बेंसेस हटा देना, और तुम्हें एक टैरोट कोड नेम लेना होगा। फोर्स ने एक्साइटमेंट में कार्ड शफल किए और एक कार्ड निकला, उसमें लिखा था द मैजिशियन। चैप्टर 298। फोर्स ने आंखें खोली तो अपने आप को लिविंग रूम के फ्लोर पर पड़ा पाया। विंडो से उसने देखा एक क्रिम्सन डिस्क जैसा ब्लड मून आसमान में लटक रहा था। उसने अपना चेहरा झुकाकर सोचा, मैं बची हुई हूँ, मैं मॉन्स्टर नहीं बनी, और ये कोई सपना भी नहीं था, मुझे वाकई मिस्टर फूल ने बचाया। उसने अपने लंबे हो चुके बालों को छुआ और खुद से फंसाने लगी। उसकी ज़िंदगी अब बदल गई थी, चाहे अच्छा हो या बुरा। ऊपर ग्रे फॉग के अंदर क्लेन फोर्स के चेयर के पीछे नए डोर का सिंबल, मतलब एक लेयर्ड इल्यूजरी दरवाज़ा को देख रहा था। उसने सोचा, ये रैविंग जो उसने सुनी उनमें कितनी इन्फॉर्मेशन छुपी होगी। अगर वो सीक्वेंस 7 या 6 तक पहुंच गई तो शायद वो डायरेक्टली उनकी कंटेंट को समझ पाएगी, और तब मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि क्या ये मिस्टर डोर ही है। उसने अपने प्लान को आगे सोचा, जब मैं मैरियोनेटिस्ट सीक्वेंस 5 बन जाऊंगा तब एक रिचुअल के ज़रिए मैं डायरेक्टली उसके नज़रिए से देखकर सुन पाऊंगा, तब सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके स्पिरिचुअलिटी में इंस्टेबिलिटी, मतलब घबराहट और असंतुलन आ गई थी, जो एक न्यू एडवांसमेंट के बाद नॉर्मल था। इसलिए उसने काम होने के लिए वापस रियल वर्ल्ड में आकर कॉजिटेशन करना स्टार्ट किया। सुबह के वक्त फोर्स स्टीम मेट्रो और फिर एक पब्लिक कैरिज लेके अपने सेंट जॉर्ज बोरो वाले अपार्टमेंट पहुंची। डोर खोलते ही उसने देखा कि जाओ, जो यूजुअली देर तक सोती है, ब्रेड टोस्ट कर रही थी। जाओ ने कंसर्न के साथ पूछा, ब्लड मून की वजह से नींद उड़ गई? तुम ठीक हो ना? रैविंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी क्या? फोर्स ने तुरंत आंखें घुमाई और एक फेक स्माइल के साथ कॉन्फ्रंटेशनल टोन में बोला, मैंने तो पहले ही बोला था ना, ब्लड मून पे ऑब्वियस है स्ट्रांग होगी, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, एक टोस्ट मेरे लिए भी। जाओ ने हल्का सा साय किया और बोला, मुझे लगा तुम्हें ऐसे ब्रेड पसंद नहीं। फोर्स ने बस आँख घुमाई और बात टाल दी। दुनिया के दूसरे कोने में क्लेन ने अपना नया दिन बड़ी आराम से स्टार्ट किया। उसने फेना पॉटर नूडल्स, एक देसी पाई और आइस टी ब्रेकफास्ट में एंजॉय किया और न्यूज़पेपर उठा लिया, लेकिन हेडलाइंस ने उसके चेहरे की स्माइल गायब कर दी। नाइट ऑफ द ब्लड मून, द किलर डीमन स्ट्राइक्स अगेन, 11th ट्रू केस, पुलिस हेल्पलेस, कोल्ड ब्लडेड किलर मॉक्स द अथॉरिटीज़। क्लेन ने अंदर ही अंदर साहे किया, नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स के लिए तो ये नाइटमेयर बन गया होगा। मुझे भी थोड़ा हीरोइक अर्ज आ रहा है, लेकिन अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करने का रिस्क है, और अगर कल्प्रिट सच में सीक्वेंस 6 से सीक्वेंस 5 एडवांस कर रहा है तो शायद मैं भी हैंडल ना कर पाऊँ। बेटर होगा कि चर्चेस खुद ही इससे निपटा लें। न्यूज़पेपर के बीच में उसने एक और एडवर्टीजमेंट नोटिस की, अर्न्स्ट फर्म का एक क्रिप्टिक कोड जो एक्चुअली अंडरग्राउंड गैदरिंग्स का सिग्नल था। कल रात 8 बजे गैदरिंग है, वही मेन स्प्रिंग ऑफ द एल्व्स क्रिस्टल्स बेच पाऊंगा। उसके दिमाग में प्लान्स क्लियर हो रहे थे, लॉन्ग टर्म, सीक्वेंस 6 और फिर डेमी गॉड तक पहुंचना ताकि इन जैंगविल से बदला लिया जा सके। मिड टर्म, मैजिशियन का एक्टिंग मेथड डाइजेस्ट करना और सीक्वेंस 6 के लिए रेयर इंग्रेडिएंट्स ढूंढना। शॉर्ट टर्म, एक मिस्टिकल अटैक आइटम एक्वायर करना और सर्कस जाकर ऑर्डिनरी मैजिशियंस को ऑब्जर्व करना ताकि अपनी एक्टिंग के लिए इंस्पिरेशन मिले। नून के आसपास उसने अपने 3 पेपर फिगरीन कट किए और उन्हें नोट्स के बीच छुपाकर पॉकेट में डाल दिया। तभी डोरबेल बजी। उसने अपने स्पिरिचुअल इंट्यूशन से देखा एक मोटा आदमी 40s का, पसीने में भीगा हुआ, साथ में 2 अटेंडेंट जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। क्लैन ने डोर खोला। आदमी ने अपना नाम बताया, मैं रोगो कोलोमैन, एक ज्वेलरी बिजनेसमैन।
मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा बेटा एडोल अपने कुछ दोस्तों से लड़ गया है जो अब उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं 6 बॉडीगार्ड्स और 4 डिटेक्टिव्स ऑलरेडी हायर किए हैं, लेकिन एक डिटेक्टिव अनअवेलेबल हो गया। मुझे सिर्फ एक दिन के लिए एक और चाहिए, कल दोपहर तक। रिवॉर्ड 10 पाउंड्स है और अगर डेंजर हुआ तो और भी ज़्यादा। क्लेन ने कॉपर पेनी से डिविनेशन की और कंफर्म किया कि आदमी सच कह रहा है। उसने अपने लिप्स के कोने में एक छोटी सी स्माइल लाई और बोला, डील। चैप्टर 299। क्लेन शेरलॉक मोरियार्टी के रूप में रोगो कोलोमैन के बंगलो जो वेस्ट बोरो ग्रिम गार्डन स्ट्रीट पे था उसमें एंटर हुआ। उसने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने थे, हाथ में टॉप हैट और एक ब्लैक केन। लिविंग रूम देखते ही उसने सोचा ज्वेलरी बिजनेसमैन के घर का इंटीरियर वैसे ही है जैसे इमेजिन किया था। क्रिस्टल शैंडलियर, गोल्ड के कार्विंग्स, ऑयल पेंटिंग्स और हर तरफ लग्जरी। वहाँ उसकी मुलाकात रोगो के बेटे एडोल से हुई। लड़का सिर्फ 15-16 साल का था, लेकिन उसका हाल अजीब था। पूरे गर्म रूम में भी वो फर कोट और ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था और फिर भी लगातार कांपते जा रहा था। उसके लिप्स नीले हो गए थे, आंखें अनफोकस थीं और वो बार बार चिल्लाता, दे वॉन्ट टू किल मी, प्रोटेक्ट मी। क्लेन ने तुरंत अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया। उसने देखा कि एडोल के ऑरा पर एक ब्लैकिश ग्रीन लेयर छाई हुई थी। मतलब ये एक टिपिकल लक्षण है जो हॉन्टेड होने का या रेत पोजीशन का। क्लेन ने साइलेंटली मिस्टर एजीक का कॉपर विसल टच किया और डिसाइड किया कि सिचुएशन पर नज़र रखेगा। लिविंग रूम में और भी लोग थे, कुछ हायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और बॉडीगार्ड्स। डिटेक्टिव कैसलाना और उसकी असिस्टेंट लिडिया ओपनली रिवॉल्वर्स कैरी कर रहे थे। दूसरा डिटेक्टिव स्टुअर्ट कैजुअल दिख रहा था, लेकिन क्लेन को समझ आ गया कि सब सस्पिशियसली अलर्ट हैं। उसने उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अपनी केन से रिवॉल्वर की आवाज़ इमिटेट की, जिससे सब एक सेकंड के लिए पैनिक हो गए। क्लेन ने बस काम स्माइल के साथ बोला, बस एक मैजिक ट्रिक थी। रात को एडोल के रूम में क्लेन और स्टुअर्ट गार्ड ड्यूटी पे थे। 1 बजे के आसपास एडोल ने अचानक आंखें खोली और कहा उसे वॉशरूम जाना है। स्टुअर्ट थोड़ा टेंस हुआ, लेकिन क्लेन ने बोला, मैं फॉलो करता हूँ। वॉशरूम के मिरर के सामने एडोल रुक गया। उसका रिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा कॉप्स लाइक लग रहा था। लिप्स बिल्कुल पर्पल और आंखों में जान नहीं। सडनली एक ठंडी हवा चलने लगी। क्लेन ने कामली एक मैच स्ट्राइक किया। फ्लेम जली, फिर उसने उसे बुझाकर स्नैप किया। पाह! फ्लेमिंग जंप और एजीक्स फिसल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते ही इनविजिबल रेज फायर में लपेट लिया गया। एक थोड़ी देर तक वो स्ट्रगल करता रहा, फिर एशेस की तरह बिखर गया। रूम में वापस साइलेंस आ गया। एडोल जैसे एक नाइटमेयर से जग गया हो। उसकी आंखें वापस नॉर्मल होने लगी। उसने क्लेन को देखा, एक यंग मैन ग्लासेस के पीछे से स्माइल कर रहा था, वॉल के अगेंस्ट लीन करके। क्लेन ने सॉफ्टली पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू? चैप्टर 300। एडोल वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ा था, अभी भी ट्रैवलिंग कर रहा था। क्लेन ने उसे कामली समझाया, ये तुम्हारा ही वॉशरूम है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया। लड़के की आंखें अनफोकस थीं और उसके अंदर कन्फ्यूजन और पैनिक दोनों मिक्स हो रहे थे, लेकिन एक पल में एडोल के टोन में एक्साइटमेंट भी आ गई। देयर रियली आर घोस्ट्स, डेथ इज़ नॉट द एंड। क्लेन ने तुरंत नोटिस किया कि उसके इमोशंस 2 हिस्सों में बटे हैं, एक तरफ फियर, दूसरी तरफ थ्रिल, जो कि मतलब है कि उसने खुद क्यूरियोसिटी के चक्कर में किसी डेंजरस रिचुअल में पार्टिसिपेट किया। क्लेन ने कैजुअली उससे पुश किया और एडोल ने कन्फेस किया कि उसने एक सोसाइटी ज्वाइन की है जो डेथ को रिवर्स करने और डेड को रेजुरेक्ट, जो कि मतलब वापस जिंदा करने के लिए रिचुअल्स करती है। क्लेन के माइंड में इमीडिएटली एक कनेक्शन हुआ, डेथ को रिवाइव करना, स्पिरिट सेंसिंग, रेजुरेक्शन, ये तो क्लियरली न्यूमिनस एपिस्कोपेट की ही टीचिंग्स हैं। एडोल ने बताया कि वो लोग ग्रेव डिगिंग तक करते थे या हॉस्पिटल से फ्रेश बॉडीज ले आते थे। उन्होंने एक रिचुअल भी परफॉर्म किया था, स्पिरिट डांस, जिसमें उनका ग्रुप रिदम और मूवमेंट के थ्रू स्पिरिचुअलिटी को सिंक्रोनाइज करके एक प्रेयर को एम्पलीफाई करता है, जो कि एक सिंप्लीफाइड रिचुअल मैजिक है, स्पेशली एसोसिएटेड विद डेथ। लेकिन उसके बाद एडोल की मेमोरी ब्लैकआउट हो गई और तभी से वो रेट्स के टारगेट बन गया। क्लेन ने इंटरनली नोट किया कि मैजिशियन के पास अभी तक अनडेड हैंडल करने के स्ट्रॉन्ग टूल्स नहीं हैं। फ्लेम कंट्रोलिंग यूजफुल है, लेकिन अगर एक पावरफुल रेत हो तो ये इनसफिशिएंट होगा। उसने सोचा, काश मेरे पास सील्ड आर्टिफैक्ट 3-0782 म्यूटेटेड सन सेकेंड एम्बलम होता। एडोल ने फाइनली ब्रेकडाउन में बोला, आई नेवर वॉन्ट टू गो अगेन। क्लेन ने उससे सपोर्ट किया और बोला, वेरी गुड। उसने नोटिस किया कि लड़का अभी भी रिडीमेबल है, क्योंकि उसके अंदर जेन्युइन फियर और रिग्रेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद क्लेन ने डिसाइड किया कि मैटर को और प्रॉप करना चाहिए। रात के 2:50 पर उसने एक पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट बनाया जो इल्यूजन के तौर पे बैल्कनी में स्मोक करता दिख रहा था, जबकि क्लेन खुद स्टेल्थीली निकलकर ग्रिम सिमेट्री के पास चला गया। वहाँ जंगल के ट्रीज के ऊपर उसने देखा कि एक ओपन एरिया में 7-8 ब्लैक रॉब्ड यंगस्टर्स एक कॉप्स के आसपास स्पिरिट डांस परफॉर्म कर रहे थे।
डांस का रिदम ग्रेजुअली सिनिस्टर और डिवाइन फील क्रिएट कर रहा था। उनके बीच एक बाल्ड मैन था जिसके सर पे स्ट्रेंज टैटूज बने थे, क्लियरली एक न्यूमेनस एपिस्कोपेट बियॉन्डर। जब रिचुअल क्लाइमैक्स पे पहुंचा, उसने एक ब्लैक कैट को आयरन केज से निकलकर कॉप्स के ऊपर जंप करवाया। कैट की हेयर स्टैंड हो गई और वो हिस करते हुए लीप कर गई। क्लेन ने अपने माइंड में ट्रांसलेट किया, ये बिल्ली भी कह रही होगी फा। क्लेन ने साइलेंटली ऑब्जर्व किया, ये लोग सीरियसली रेजरेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। चैप्टर 301। ब्लैक कैट की चीख फॉरेस्ट के बीच गुनगुनाई और सबकी नज़र तुरंत उस कॉप्स पे टिक गई जो बीच में पड़ा था। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रहा, फिर कॉप्स ने अचानक से उठकर एक यूथ के कंधे को पकड़ लिया और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। खून छट गया और सराउंडिंग में चिल्लाने की आवाज़ गूंज उठी। ब्लैक रोड मैन ने शॉक के बाद एक ब्रास विसल निकाला और हर्मीज लैंग्वेज में बोला, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ डेथ। कॉप्स कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड जंगल की तरफ दौड़ गया। उसने दोबारा विसल बजाई, फिर भी कंट्रोल खत्म हो चुका था। ये देखकर क्लेन ने अपना एजिक का कॉपर विसल एक्टिवेट किया और कॉप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कॉप्स घूर कर क्लेन की तरफ दौड़ा। क्लेन ने अपना चीक पफ करके एक एयर बुलेट सिमुलेट किया, मतलब हवा से गोली जैसी प्रोजेक्टाइल क्रिएट की। उसकी चेस्ट में होल बन गया। दूसरा एयर बुलेट उसके सिर में लगा, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। तब क्लेन ने अपने फिंगर स्नैप किए और फ्लेम्स ग्राउंड से राइज हुए। कॉप्स एक बर्निंग टॉर्च की तरह जलता रहा, लेकिन क्रेजी बुल की तरह अटैक करता आया। जब वो क्लेन के बिल्कुल पास पहुंचा तो एक इल्यूजनरी स्वैप एक्टिवेट हुआ, फ्लेमिंग जंप। क्लेन दूसरी फ्लेम पाइल में टेलीपोर्ट हो गया और कॉप्स फाइनली इंटेंस फायर के अंदर मेल्ट होकर एशेज और वैक्स में कन्वर्ट हो गया। क्लेन ने साह करते हुए सोचा, ये ज़ॉम्बी मिस्टर एजीक के डिसेंडेंट से तो वीक है, लेकिन फिर भी नॉर्मल रेज से ज़्यादा पावरफुल था। अगर मैं यहाँ ना होता तो ये यंगस्टर्स अब तक मर चुके होते। उसने दोबारा क्लीनिंग पे वापस आके देखा कि ब्लैक रोड मैन ऑलरेडी भाग गया है। बच्चे शॉक में क्लस्टर्ड खड़े थे। क्लेन ने एक क्लाउन इल्यूजन बनाया और हॉर्स वॉइस में पूछा, सेरेमनी प्रिसाइड कौन कर रहा था। डर के मारे उन्होंने एक लड़के को पुश किया जिसने कन्फेस किया, वो हमारे स्कूल के एंशियंट फेजैक के टीचर कैपुस्की रेड हैं। इमोर्टैलिटी के मिस्ट्रीज़ के लिए हमें लीड करना चाहते थे। क्लेन ने उन्हें वॉर्न किया, अगर दोबारा इन्वॉल्व हुए या ये बात कही तो तुम सब मर जाओगे। बच्चे फ्रैंटिकली नॉट करते रहे, एक इंजर्ड लड़के को डॉक्टर के पास ले जाने की सोचकर। उन्होंने टिमिडली पूछा, आप कौन हैं? क्लेन ने उन्हें डेलिबरेटली मिसलीड किया, मैं सिर्फ हेल का गेट कीपर हूँ। ये इल्यूजन के साथ मिस्ट में डिसॉल्व हो गया। वापस मैंशन आकर उसने अपना पेपर सिविग्रीन सब्स्टिट्यूट फोल्ड करके पॉकेट में रखा और कामली एडोल के रूम में शिफ्ट हो गया। स्टुअर्ट ने पूछा क्या हुआ, लेकिन क्लेन ने कैजुअली जवाब दिया, नथिंग। रात सेफली गुजर गई और सुबह एडोल को देखकर रोगो कोलोमन ने जॉयफुली एक्सक्लेम किया कि सब डेंजर खत्म हो गया। क्लेन बस क्वाइटली क्विल्ट के अंदर दोबारा सो गया और अपने स्टेक काटते वक्त स्माइल करते हुए सिचुएशन क्लोज कर दिया। क्लेन सोचता है स्पिरिट डांस और रिजरेक्शन रिचुअल्स को ये लोग चाइल्ड्स प्ले समझते हैं। ये टीचर कैपुस्की रेड जैसे लोग स्टूडेंट्स को डेंजर में डाल देते हैं। मुझे इसे याद रखना होगा। मैजिशियन की एबिलिटीज एस्केप और डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनडेड हैंडल करने के लिए मुझे और रिलायबल टूल्स चाहिए। चैप्टर 302। एडोल के केस क्लोज होते ही डिटेक्टिव जो लीव पर था वापस ग्रिम गार्डन स्ट्रीट आ गया। मतलब अब क्लेन का असाइनमेंट खत्म हो गया था। रोगो कोलोमैन खुश था अपने बेटे के इम्प्रूवमेंट देखकर और उसने क्लेन को प्रॉमिस 10 पाउंड से 50% ज़्यादा दिए। क्लेन कैजुअली सोचता है ज्वेलरी बिजनेसमैन है इसलिए थोड़ा जनरस है, लेकिन वेस्ट बोरो के स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी भी इतना अमीर नहीं। ग्रिम गार्डन स्ट्रीट सबर्ब्स के पास है और सीमेट्री भी करीब है। शैरन जैसे सीक्वेंस 5 बियॉन्डर 1000 पाउंड चार्ज करती हैं 3 दिन के लिए, और मैं एक सीक्वेंस 7 होकर सिर्फ 15 पाउंड पर डे। डिफरेंस कितना बड़ा है? फिर खुद ही अपना कैलकुलेशन करता है। अगर रोज़ मुझे ऐसे मिशंस मिले तो साल का इनकम 5400 पाउंड्स होगा। टॉप मिडिल क्लास में आ जाऊंगा, बैकलैंड बैंक के टॉप मैनेजर से भी ज़्यादा। लेकिन ऑब्वियसली डिटेक्टिव का काम उतना स्टेबल नहीं होता और सीक्वेंस 6 के इंग्रेडिएंट्स ही 3000 पाउंड से ऊपर के हैं। सिर्फ सोच कर ही दिमाग दर्द हो गया। खैर मुझे अपना मैजिशियन पोशन डाइजेस्ट करने में 6 महीने से 3 साल लगेंगे। मतलब टाइम है पैसा सेव करने का। और हाँ, मिस जस्टिस को अभी भी 5000 पाउंड मुझे देने हैं, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है। पेमेंट लेने के बाद क्लेन घर आया, पुराने पेपर फिगरीन जला दिए और नए बनाए। शाम को स्टीम मेट्रो से बैकलैंड ब्रिज डिस्ट्रिक्ट गया, जहाँ न्यूज़पेपर में दिए गए नंबर्स के बेसिस पे एक सीक्रेट गैदरिंग थी। वहाँ उसने अपना हाफ फेस आयरन मास्क और हुडेड रोब पहना। कैंडल लाइटेड रूम में उसने देखा कि क्राउड आधी से भी कम है। लगता है सीरियल किलर के केस की वजह से बहुत बियॉन्डर्स बाहर निकलने से बच रहे हैं। पुलिस और चर्चेस की रेड्स तेज़ हैं, क्लेन ने नोट किया।
ओल्ड आई ऑफ विजडम ने अनाउंस किया, बहुत लोग नहीं आ पाए। नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर्स और MI9 सब एक्टिव हैं, ये नॉर्मल है। क्लेन ने रिलैक्स किया जब देखा कि फैट अपोथेकेरी प्रेजेंट था और जैसे एक्सपेक्ट किया उसने बोला, सीकिंग टू परचेज स्प्रिंग और एल्स मैरो क्रिस्टल्स। क्लेन तुरंत बोला, आई हैव इट। अपोथेकेरी शॉक में उसकी तरफ घूरा। क्लेन ने अपना आयरन सिगार केस खोला जिसमें एग शेप्ड क्रिस्टल रखा था। उसने कैजुअली बोला, अगर डाउट है तो आई ऑफ विजडम से अप्रेस करवा लो। अपोथेकेरी मेस्मराइज्ड एक्सप्रेशन में बोला, नो नीड, दिस इज इट। क्लेन ने प्राइस फिक्स किया, 300 पाउंड्स एंड अ क्लू टू द अपोथेकेरी फार्मूला। अपोथेकेरी पहले आर्ग्यू करता है 200 पाउंड्स एंड क्लू। क्लेन काम स्माइल के साथ काउंटर करता है, 300 पाउंड्स फाइनल, ये फेयर प्राइस है और कोई होता तो तुमसे 400 to 500 पाउंड्स भी ले लेता। फ्रस्ट्रेटेड होकर अपोथेकेरी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कैश, एक क्लू और 4 ग्लास ट्यूब्स सीडेटिव्स जो क्लेन को पहले दिए थे दिए। क्लेन इंटरनली फेस पाम करता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये सीडेटिव्स फाइन, इमरजेंसी के लिए यूज़फुल होंगे। कैश काउंट करने के बाद क्लेन ने नोट पढ़ा, ऑन द साउथ साइड ऑफ द ब्रिज, रोज स्ट्रीट, हार्वेस्ट चर्च, बिशप उत्रास्की से मिलो, उसकी मिशन हेल्प करोगे तो तुम्हें अपोथेकेरी फार्मूला मिलेगा। क्लेन ने एनालाइज किया, हार्वेस्ट चर्च अर्थ मदर चर्च की एक कैथेड्रल है, यही लोग प्लांटर और अपोथेकेरी पाथवेज होल्ड करते हैं, मतलब क्लू ऑथेंटिक लग रहा है। गैदरिंग हैवी मूड में चलती थी। एक बंदा कोड नेम स्ट्रे डॉग बोला, मेरा दोस्त मैंडेटेड पनिशर्स के हाथ पकड़ा गया और उनके कैथेड्रल में बंद है, क्या कोई हेल्प करेगा? आई ऑफ विजडम ने तुरंत मना किया, फॉरगेट इट, कैथेड्रल के अंदर सील्ड आर्टिफैक्ट्स और एलीट पनिशर्स हैं, अगर गए तो सब मार जाओगे, तुम्हारे दोस्त का फेट डिसाइड हो चुका है। स्ट्रे डॉग इमोशनल ब्रेकडाउन में चिल्लाया, वाई, उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, सिर्फ पोशन लिया और बियॉन्डर बना, अब उसे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बना देंगे, ये इंसाफ है? रूम में साइलेंस छा गई। क्लेन सिर्फ साह करता है। वाइल्ड बियॉन्डर्स टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लेकिन अगर एक्टिंग मेथड ओपनली स्प्रेड हो गई तो और भी ब्लडी कियोस होगा। गैदरिंग एंड होते ही क्लेन ने अपना क्वेश्चन डाला, क्या किसी के पास रिवॉल्वर्स और स्पेशल बुलेट्स हैं, जैसे प्योरिफिकेशन या डीमन हंटिंग इफेक्ट्स वाले? एक फीमेल बियॉन्डर जो आर्टिसन से बैक थी उसने लो वॉइस में रिप्लाई दिया, मैं अगले गैदरिंग में आंसर लाऊंगी। क्लेन ने एक्सेप्ट किया, फिर डायरेक्ट घर ना जाके ईस्ट बोरो में डिस्गाइज चेंज करके हिल्स्टन बोरो की तरफ गया, जहाँ कैपुस्की रीड सस्पेक्टेड न्यूमिनस एपिस्कोपेट मेंबर और वही टीचर जो स्टूडेंट को स्पिरिट डांस में इन्वॉल्व कर रहा था वहाँ रहता था। चैप्टर 303 नॉर्थ बोरो, ओल्का स्ट्रीट। कैपुस्की रीड अपने एक्टिविटी रूम के रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा था। सामने फायरप्लेस में चारकोल जल रहा था। वो एक पब्लिक स्कूल का सीनियर टीचर था, मतलब सैलरी अराउंड 4 पाउंड्स पर वीक थी, जो एक बैचलर के लिए काफ़ी थी, लेकिन घर का इंटीरियर सिंपल और गरीब जैसा लग रहा था। कप चिप्ड थे, कपड़े पैच्ड हुए थे। उसका सबसे नोटिसेबल फीचर उसके हाई चीक बोन्स और चेस्ट डिफॉर्मिटी, स्टर्नम बाहर निकला हुआ था। उसकी गोद में एक एंशिएंट फिज़ैक पोइट्री बुक थी, लेकिन वो खोली भी नहीं गई थी। अचानक उसके कान के पास एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम भाग क्यों नहीं गए? पुलिस से डर नहीं लगता तुम्हें? कैपुस्की का दिल उछल गया। उसने घूम के देखा, एक आदमी सोफे पर बैठा था, समर वियर में लिनन शर्ट और लाइट ट्राउजर्स, फेस ब्लड और इंडिस्टिंक्ट। हु आर यू? कैपुस्की की आवाज़ हिल गई। वो और कोई नहीं, क्लेन था, जो हेलुसिनेशन पावर्स यूज़ कर रहा था। उसने रिलैक्स पॉस्चर में बोला, बस कल रात या सुबह कह लो, मैंने तुम सबको बचाया था। कैपुस्की तुरंत पहचान गया, यू, वही जो फॉरेस्ट में था, जो कॉप्स हैंडल किया था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसे समझ आ गया कि सामने वाला बहुत स्ट्रांग है। क्लेन कैजुअली बोला, तुम लकी थे, अगर मैं नहीं होता तो सबके चीरे फाड़े हुए लाशें होती, लेकिन तुम भागे नहीं, क्यों, घर पर रुक गए? कैपुस्की ऑनेस्टली कन्फेस करने लगा। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने कॉप्स बाइंग और टॉम रोबिंग किया, जो 10+ साल की जेल और चर्च पनिशमेंट डिजर्व करता है। लेकिन उसने बोला कि बच्चे और उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, इसलिए वो लोग उसके खिलाफ टेस्टिफाई नहीं करेंगे। पेरेंट्स ने गैंगस्टर भेज के वार्निंग दी थी, 1 हफ्ते में रिज़ाइन करो और स्कूल से दूर हो जाओ। उसने एक्सेप्ट कर लिया था। क्लेन ने कोल्डली बोला, अच्छा है, इन्वायरमेंट चेंज करना सही है, लेकिन दोबारा बच्चों को क्राइम में इन्वॉल्व करना एक बड़ा गुनाह है। कैपुस्की, मैं दोबारा नहीं करूँगा। मुझे लगता था हार्मलेस है, मुझे सिर्फ इमॉर्टैलिटी के सीक्रेट्स चाहिए थे, और डॉक्टर्स भी कभी कभी ग्रेव डिगिंग करते थे। क्लेन ने स्पिरिट विजन चेक किया, उसका इमोशनल कलर ट्रूथफुल था, मतलब वो कोई हार्डकोर न्यूमिनस एपिस्कोपेट का एजेंट नहीं लग रहा था। तब क्लेन ने सीधा पूछा, स्पिरिट डांस तुमने कहाँ से सीखा? कैपुस्की कहता है, मैं इसे डांस ऑफ द डेथ बोलता हूँ, एक ओल्ड जेंटलमैन ने सिखाया था। एक ट्रैम्प जो मेरे घर के बाहर बेहोश गिरा था, मैं उसे घर ले आया, ट्रीटमेंट दिया। उसने कहा कि डेथ एंड नहीं। मुझे टॉपिक में इंटरेस्ट था तो मैंने उसे चैट किया।
उसने मुझे डांस ऑफ डेथ सिखाया, एक मिरेकल भी दिखाया, एक मच्छर मारा और फिर जिंदा कर दिया। क्लेन इंटरनली फेस पाम। क्लासिक जैनजिया प्रोटैगनिस्ट सेटअप, डाइंग ग्रैंडपा, फिर फ्री ट्रेनिंग, फिर फॉर्टिट्यूअस एनकाउंटर। कापुस्की बोला, वो कुछ दिन रुका, मुझे नॉलेज दिया, फिर मर गया। उसने कॉपर विसल छोड़ दिया। उसने विसल दिखाई। क्लेन शॉक में, मेरे पास भी है, लेकिन मेरा तो अजीक का विसल है, शायद ये भी किसी मैसेंजर का टूल है। कापुस्की ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, विसल बजाई। क्लेन ने स्पिरिट विजन में देखा, ग्राउंड से 3 आइड स्कल और टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर निकला जो कापुस्की की तरफ बार बार हाथ बढ़ाता था। लेकिन कापुस्की ब्लाइंड था, कुछ फील नहीं कर रहा था, सिर्फ चिल्लाते हुए बोला, देखा, रूम ठंडा हो गया। मैसेंजर फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस गायब हो गया बिना लेटर के। क्लेन ने मनी मन सोचा, रूकी नहीं, ये तो अटर नूब है, अभी तक बियॉन्डर भी नहीं बना। विसल समन करता है लेकिन समझता ही नहीं कि क्या हो रहा है। फिर कापुस्की बोला, लास्ट 2 वीक से मुझे कभी कभी लगता है कुछ लोग वॉकिंग कॉर्प्सेज हैं, ये हेलुसिनेशन है क्या? क्लेन ने कंफर्म किया कि वो सच बोल रहा है। उसने एडवाइस दिया, 2 हफ्ते तक हर 2-3 दिन चर्च जाओ, मास अटेंड करो, नहीं तो अपनी ग्रेव रेडी रखना। डिसअपॉइंटेड कापुस्की मान गया। फिर क्लेन ने बोला, मुझे सोल्ड मैन की ग्रेव पर ले चलो। कापुस्की टूल्स ले आया और गार्डन में एक टिल्टेड ट्री के नीचे डिगिंग शुरू की। स्टोन स्लैब उठाई और जैसे ही स्लैब हटाई उसने चिल्लाकर पीछे जंप किया, क्योंकि अंदर कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक थिन लेयर ऑफ सॉयल और नीचे सफ़ेद पंख जो येलो ऑयल में सोक्ड थे। चैप्टर 304। क्लेन ने जब ग्रेव में लाश की जगह सफ़ेद पंख देखे, उसके दिमाग में पहला लफ्ज़ आया, एंजल। सभी 7 बड़ी चर्चेस के कैनन, मतलब उनके होली टेक्स्ट, एंजल्स और सेंट्स के लेजेंड से भरे पड़े थे। एंजल्स की खास पहचान होती है उनके प्योर वाइट विंग्स, जो 1 पैर से लेकर 6 पैर तक हो सकते हैं। लेकिन अगले ही पल क्लेन को याद आया मिस्टर अजीक का एक ड्रीम सीन, जिसमें अजीक खुद को एक डार्क मौसोलियम में देख रहा था। वहाँ खुले हुए पुराने कॉफिन्स में ऐसे कॉप्स पड़े थे जिनके पीठ से सफ़ेद पंख उग रहे थे। ये फेदर्स क्या डेथ पाथवे की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर न्यूमिनस एपिस्कोपेट की रिचुअलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट? क्लेन ने अपने इमोशंस को दबा लिया और सिर्फ ऑब्जर्व किया। उसने नोट किया कि फेदर्स येलो ऑयल, पीला रैंसिड ऑयल जैसा उसमें डूबे हुए थे। उसने तुरंत कंक्लूड किया कि वो ओल्ड जेंटलमैन जिसमें फेदर्स आए कोई एंजल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सच में सीक्वेंस 2 या सीक्वेंस 1 एंजल लेवल बियॉन्डर होता और मर जाता तो उसके सराउंडिंग्स में मैसिव इफेक्ट होता, जैसे टिंजन्स के चाइनीज गेट के पीछे रखे सेंट के एशेज जो अपने आसपास को सील करने वाले ब्लैक कोल्ड लाइंस बनाते थे। फिर एक और पॉसिबिलिटी, शायद वो मरा ही नहीं, शायद उसका केस मिस्टर अजीक जैसा है, बॉडी मर गई लेकिन वो कहीं और जा रहा है। क्लेन ने 3 फेदर्स उठाए ताकि उन पे बाद में ग्रे फॉग के ऊपर डिविनेशन करे। कापुस्की ने शौक से ग्रेव में झांका, वेयर्स द बॉडी? क्लेन ने ठंडे टोन में जवाब दिया, मे बी ही लेफ्ट बाय हिमसेल्फ। कापुस्की का पैर हिलने लगा। उसने कंपल्सिवली मंत्र जैसे रिपीट किया, डेथ इज़ नॉट द एंड, डेथ इज़ नॉट द एंड। अब उसे खुद अपने बिलीव्स का डर लगने लगा था। क्लेन ने उसे एक स्टर्न वार्निंग दी, डोंट ब्लो दैट कॉपर विसल अगेन। कापुस्की ने तुरंत पैनिक में बोला, यू मीन ये विसल यूज़ करने से वो वापस आ जाएगा? प्लीज़ इसे टूसॉक रिवर में फेंक दो। क्लेन ने विसल ले लिया। मन ही मन सोचा, जब कंडीशन सेफ होंगी तो एक लेटर उसके थ्रू भेज कर देखना चाहिए, क्योंकि ये विसल एक मैसेंजर समनिंग टूल था। अगर लेटर गया तो किसके पास जाएगा? शायद वही ओल्ड मैन। कापुस्की से और कुछ स्पिरिट डांस और मिस्टिसिज्म की डिटेल्स लेकर क्लेन वापस निकला। ग्रेव को दोबारा भरने का ऑर्डर दिया और सीधा ग्रे फॉग के पैलेस में गया। वहाँ उसने फेदर्स के साथ एक डिविनेशन किया, इट्स ओरिजिन्स। विजन में उसने देखा क्रिम्सन मूनलाइट में एक आदमी सॉइल को तोड़कर खड़ा हो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, पीठ से फेदर्स बार बार उग रहे हैं, फेस पर रेड स्पॉट्स, आंखें ब्लैंक और सोललेस। वो धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है और गायब हो जाता है। क्लेन का एनालिसिस, ये कोई हाफ कॉर्पोरल हाफ स्पिरिचुअल स्टेट है, जैसे मिस शैरन का फॉर्म, लेकिन उससे भी ज़्यादा कॉर्पोरल और इनकम्प्लीट। शायद एक एनवॉय दुनिया और अंडरवर्ल्ड के बीच का कनेक्टर है। उसने कॉपर विसल के डेंजर का डिविनेशन किया और पेंडुलम वायलेंटली हिल गया, मतलब अभी यूज़ करना बहुत रिस्की होगा। सीन कट। एपोथेकेरी, वही मोटे चेहरे वाला जिसने क्लेन ने ट्रेड किया था, सुबह हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था। उसने नोटिस किया कि उसका बॉडी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट है, क्योंकि अब वो सीक्वेंस 8 बीस्ट टेमर बन गया था। वो कंफ्यूज था, बीस्ट टेमर एपोथेकेरी से क्या कनेक्शन है? शायद प्लांट्स और डेड एनिमल पार्ट्स के बाद अब लिविंग एनिमल्स को कंट्रोल करने का स्टेप है। तो क्या नए सीक्वेंस में ह्यूमंस को भी कंट्रोल करूँगा? उसने प्रैक्टिस किया, पंचेस किक मार के अपने नए स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, लेकिन फिर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। एक्टिंग मेथड क्या होगा बीस्ट टेमर का? क्या मुझे एनिमल ढूंढ के टेम करने पड़ेंगे? तभी उसने गोल्डन रिट्रीवर को देखा जो कि सूजी थी। उसने उसको स्टेयर किया और सूजी तुरंत फ्रीज हो गई, फिर उल्टा भाग गई। सूजी हॉल फैमिली के
विला वापस गई और ऑड्रे को बोला, ऑड्रे, आई मेट अ स्केरी गाय, हिज आइज वर डेंजरस, मुझे लगा वो मेरा नेचुरल एनिमी है। ऑड्रे ने स्माइल किया और बोला, फिर तुम अभी के लिए उन वुड्स में मत जाना। सैटरडे मॉर्निंग में क्लेन नॉस्टैल्जिक मूड में चाइल्डहुड का सिंपल डिश बना रहा था, फ्लैट व्हीट ब्रेड और बैटर। उसने टेस्ट लिया और सेटिस्फाई हुआ, इट्स द टेस्ट फ्रॉम माई मेमोरीज। तभी डोरबेल बजी। क्लेन ने अपना सीर पावर एक्टिवेट किया और देखा विजिटर था इज़ेनगार्ड स्टैंटन, एक टॉप क्लास डिटेक्टिव जिसे पुलिस भी इन्विटेशंस देते थे। इज़ेनगार्ड पोलाइटली बोला, मिस्टर मोरियार्टी, मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ सीरियल किलर को ढूंढने के लिए। पुलिस ने रिवॉर्ड अनाउंस किया है 2000 पाउंड्स। चैप्टर 305। क्ले ने सबसे पहले बाउंटी के अमाउंट का एनालिसिस किया। 2000 पाउंड्स, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, इस हद तक कि ये बैकलैंड के हर बाउंटी हंटर और प्राइवेट डिटेक्टिव को पागल कर देने लायक थी। ये कोई समुंदर में भागने वाला वाइस एडमायरल कोई लांगोज नहीं था, बल्कि एक ऐसा केस जिसमें रिजल्ट हाथ के पास लगता था। उसने कंपेयर किया, एक सीक्वेंस 5 के बराबर कॉम्बैट पावर वाला पायरेट 10,000 गोल्ड पाउंड्स का था और एक सीक्वेंस 6 मर्डरर 3,000 to 4,000 पाउंड में फिट बैठता। तो क्या नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर ने इस किलर को अंडर एस्टिमेट करके सिर्फ सीक्वेंस 7 का समझा है? फिर उसने दिमाग में द सन के शब्द घूमे, एंशिएंट रिचुअल। शायद ये ऐसी चीज़ थी जो कैटेक्लिज्म के बाद लगभग गायब हो गई थी। अगर वैसा है तो चर्चेज और मिलिट्री के पास इसका रिकॉर्ड होना मुश्किल था, लेकिन अगर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स हमेशा कहती है कि वो सबसे पुरानी है तो फिर उन्हें ये पता होना चाहिए था, या फिर उनका पुराना सिर्फ उस टाइम से है जब डेविल्स वापस एबिस में चले गए। जब इज़ेनगार्ड स्टैंटन ने उसे डायरेक्टली ओपिनियन पूछा, क्लेन थोड़ा अटक गया। एक नॉर्मल डिटेक्टिव होता तो तुरंत हाँ बोल देता, बाउंटी के लिए और स्टैंटन जैसा नाम बनाए हुए डिटेक्टिव के साथ कनेक्शन के लिए। लेकिन क्लेन के लिए प्रॉब्लम और थी, नाइटहॉक से टकराने का रिस्क। चाहे उसने डिस्गाइज किया था, बियर्ड, स्पेक्स, हेयर स्टाइल, फिर भी मैडम डेली जैसी किसी को देखकर पकड़ा जा सकता था। साथ ही एक मॉरल पुल भी था, वो चाहता था कि ये डेविल जल्दी पकड़ा जाए वरना और लड़कियां मरेंगी। थोड़ा हेजिटेट करके उसने डिप्लोमेटिकली जवाब दिया, एक मुश्किल केस लिया हुआ है, मेरे पास फील्ड इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं होगा, लेकिन डिस्कशन में शामिल हो सकता हूँ, क्लूज एनालाइज कर सकता हूँ। इस तरह वो एक स्पेक्टेटर बन सकता था बिना ज़्यादा एक्सपोज हुए। इज़ेनगार्ड को ये मंजूर था। उसने कहा कि उसने ऑलरेडी 1 डज़न डिटेक्टिव्स बुलाए हुए हैं और उसे क्लेन की सबसे बड़ी क्वालिटी रीजनिंग लगती है। अगर बाउंटी मिलती है वो रिवॉर्ड फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हैंडशेक हुआ। इज़ेनगार्ड का हाथ गर्म था, बैकलैंड की सर्दी में अनयूजुअल वार्मथ। क्लेन ने अंदर ही अंदर गैस लगाया, शायद वो खुद एक बियॉन्डर है। कैरिज में बैठते वक्त इज़ेनगार्ड क्यूरियस था, तुमने कैसे साइबर के मर्डर को डॉक यूनियन से लिंक किया? क्लेन ने तुरंत एक फैब्रिकेटेड स्टोरी गढ़ ली। सब कुछ एक कॉपीकैट क्लू और रिपोर्टर डिस्गाइज पे बेस्ड था। इज़ेनगार्ड ने ज़्यादा प्रोब नहीं किया और फिर उसने क्लेन को सीरियल मर्डर्स के डिटेल केस फाइल्स दिए जो न्यूज़पेपर से ज़्यादा एग्जॉस्टिव थे। डेस्टिनेशन हिल्स्टन बोरो का एक पुराना बिल्डिंग। अंदर एक्टिविटी रूम में क्लेन ने देखा 16 डिटेक्टिव्स ऑलरेडी बैठे थे। वहाँ उसने स्टुअर्ट और कैसलाना प्लस लीडिया को पहचाना जो कल तक एडोल के केस में उसके साथ थे। एक कोइंसिडेंस? स्टुअर्ट ने जोक भी किया। सिंक्रोनिसिटी, कभी कभी सोच लेना ही एनफ होता है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। इज़ेनगार्ड ने सबको इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर शेरलॉक मोरियार्टी एक एक्सीलेंट डिटेक्टिव। उनके एंडोर्समेंट से सभी का ट्रस्ट बूस्ट हुआ। डिस्कशन स्टार्ट हुआ। स्टुअर्ट ने तुरंत पुलिस को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने विक्टिम्स की आइडेंटिटी पे फोकस ही नहीं किया। किलर रैंडम नहीं है, उसने डेफिनेटली कांटेक्ट किया होगा विक्टिम से पहले। ये क्लू इतना ऑब्वियस है और वो मिस कर गए, अनबिलीवेबल। क्लेन अंदर ही अंदर मटर्ड, नहीं, शायद उसने डायरेक्टली नेकेड आई से पहचाना था, ऑर्डिनरी मेथड से नहीं। डिटेक्टिव ने स्टुअर्ट को सपोर्ट किया। इज़ेनगार्ड ने कामली कहा कि ये इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, स्टुअर्ट को इस पर काम करना चाहिए। फिर डिबेट चली, वॉइस उठी, लोग चल के अपने थॉट्स गैदर करने लगे। क्लेन मोस्टली साइलेंट रहा, सब सुनता रहा। आखिरी फेज में उसने एक बॉम्ब गिरा दिया, मुझे पिछले 20 साल के सारे अनसॉल्व सीरियल मर्डर केसेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे बैकलैंड हो या पूरा किंगडम। सब एकदम चुप। डिटेक्टिव समझ नहीं पाए उसका एंगल। इज़ेनगार्ड थॉटफुल हुआ, तुम कह रहे हो कि ये उसका पहला क्राइम सीरीज नहीं है? तुम सस्पेक्ट करते हो कि उसने पहले भी सिमिलर क्राइम्स किए हैं, चाहे मोडस ऑपरेंडी अलग हो? क्लेन अंदर ही अंदर श्योर था। द सन ने कंफर्म किया था कि किलर सीक्वेंस 6 या 5 एडवांस कर रहा है, तो जब वो सीक्वेंस 7 था उसने पोषण डाइजेस्ट करने के लिए क्या किया? सीरियल मर्डर्स ही। अगर नहीं किया होता तो एडवांस करते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, इसलिए 20 साल का टाइम फ्रेम उसने दिया ताकि दोनों सीक्वेंस 7 और 6 कवर हो जाएं। अर्ली क्राइम्स में उसने डेफिनेटली ज़्यादा मिस्टेक्स छोड़ी होंगी, अभी जैसे कॉशियस नहीं था। ये सब सोचने के बाद उसने कामली बोला, उसका स्टाइल रूकी जैसा नहीं लगता, मुझे पक्का लगता है कि उसने पहले भी केसेस किए हैं, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिला के ही हम सच पकड़ सकते हैं।
रूम में फिर विस्पर्स चले और इज़नगार्ड स्टैंटन ने सिंसियरली प्रेज किया, अ ब्रिलियंट आइडिया। चैप्टर 306। क्लेन आराम से अपनी एक्टिविटी रूम के रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा था। फायरप्लेस की गर्मी उसके चेहरे को नरम रोशनी दे रही थी। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी, वही जो इज़नगार्ड स्टैंटन के असिस्टेंट ने शाम को भेजी थी। सुबह के डिस्कशन के बाद डिटेक्टिव्स उसके आइडिया को सीरियसली लेने लगे थे। कास्लाना ने भी वही फाइल मांगी थी और स्टुअर्ट, जो हमेशा मजाक करने के मूड में रहता था, अब खुले आम मानता था कि शर्लॉक मोरियार्टी एक आउटस्टैंडिंग डिटेक्टिव है। उसने तो ये भी कहा था कि अगर कभी मदद चाहिए हो तो वो अपने कनेक्शन से उसे हेल्प करेगा। इज़नगार्ड स्टैंटन ने भी वादा किया था कि पुलिस से पूरा डेटा अरेंज करवाएगा और वाकई शाम तक फाइल्स उसके पास थी। क्लेन को मानना पड़ा, वो आदमी बहुत डिपेंडेबल है। उसने गैस लैम्प की रोशनी में पहले अनसॉल्व्ड सीरियल मर्डर्स की एक लिस्ट खोली। पिछले 20 सालों में पूरे लोएन किंगडम में सिर्फ 9 ऐसे केसेस थे जो सुलझ नहीं पाए थे। बैकलैंड में 4, बाकी दूसरे शहरों में 5। डीएनए और फॉरेंसिक साइंस तो यहाँ अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन एम्परर के पुश की वजह से फिंगरप्रिंट सिस्टम आ गया है। ऊपर से चर्चेस के पास स्पिरिट मीडियम्स, डिविनेशन और ड्रीम एंट्री जैसे मेथड्स हैं। सीरियल मर्डर के केसेस में तो वो लोग तुरंत इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो केसेस सॉल्व नहीं हुए वो सच में अजीब ही होना चाहिए। क्लेन एक एक फाइल उठाने लगा। सबसे पहले उसने 2 केसेस चुने जो उसके हिसाब से करंट किलर से लिंक्ड हो सकते थे। एक 4 साल पुराना था, 5 प्रोस्टिट्यूट्स, सब सिंगल मदर्स। मर्डर के वक्त उनके साथ सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ टॉर्चरिंग और किलिंग। ये डिटेल एबिस पाथवे के पावर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें डिटेक्ट करना पॉसिबल है, लेकिन ये जान लेना कि औरत सिंगल है और उसका सिर्फ एक बच्चा है, ये तो नॉर्मल बियॉन्डर भी ईजिली नहीं कर सकता। मर्डरर में ज़रूर कुछ स्पेशल होगा या उसने कोई ऑकल्ट एनकाउंटर किया होगा। दूसरा केस 11 साल पहले का था। विक्टिम्स रैंडम लोग जो देर रात घर जा रहे थे। बॉडीज डिसमेंबर्ड, कोई रॉबरी नहीं, कॉमन लिंक 0। इन्वेस्टिगेशन लेट शुरू हुई और तब तक सब क्लूज फेड हो गए थे। शुरुआत में अगर किसी स्पिरिट मीडियम को बुलाया होता तो शायद उनके वरेज मर्डरर्स के आसपास मिल जाते, लेकिन अगर वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हो तो कुछ नहीं बचता। ये केसेस भी किसी एक्सपीरियंस हैंड का लगता है। क्लेन ने अपना प्लान क्लियर कर लिया। बैकलैंड के 4 केसेस पहले टारगेट होंगे। ऑफिशियल बियॉन्डर से बचने के लिए वो खुद डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। इज़नगार्ड और स्टुअर्ट से सस्पेक्ट्स की करंट एड्रेस निकलवाएगा, फिर उनके बिलोंगिंग्स को ग्रे फॉग पे ले जाकर डिविनेशन करेगा। शाम हो चुकी थी। क्लेन ने फाइल्स बंद की, कोट उठाया और मेन स्ट्रीट से निकल गया। उसका अगला स्टॉप था रोज स्ट्रीट का हार्वेस्ट चर्च। क्लू के हिसाब से बिशप ट्रास्की से मिलना था। रिवॉर्ड एपोथेकेरी फार्मूला। चर्च पहुंचते ही क्लेन को बिल्डिंग इजीली मिल गई। गोल्डन स्टेपल, सेक्रेड एम्बलम ऑफ लाइफ, जो एक बच्चे के आसपास व्हीट और फ्लावर का सिंबल था, उसे दूसरे घरों से अलग बना रहा था। अंदर डीप साइलेंस था। कैंडल जल रही थी, लेकिन डिवोटीज कोई नहीं। फ्रंट प्यू पर एक बड़ा आदमी बैठा था, ब्राउन क्लेरिकल रोब में। बस बैठने भर से वो एक छोटी सी पहाड़ी जैसा लग रहा था। आंखें बंद, दोनों हाथ चिन पर जुड़े हुए, जैसे कन्फेशन में हो। अचानक उसने आंखें खोली। लाइट ब्लू शेड थी उनमें। मदर की चर्च कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करती। तुमने मेन एंट्रेंस क्यों नहीं लिया? उसकी आवाज़ बहुत ही शांत और जेंटल थी। क्लेन शैडो से आगे आया। आप बिशप उतरास्की हैं? उसने हल्का सा मुस्कान दिया। मुझे फादर कहना पसंद है, फादर उतरास्की। क्लेन भी मुस्कुराया। ठीक है फादर, आपके नाम और आपकी हाइट से लगता है कि आप फेजैक के हैं। फिर अर्थ मदर में फेथ क्यों? बिशप का चेहरा सेक्रेड एम्बलम की तरफ मुड़ गया। धीरे भारी आवाज़ में बोला, मैं मिडसी शायर इंडो का रहने वाला हूँ। लड़ने मरने का शौक था, फिर क्राइम करके सोनिया सी भाग गया और पायरेट बन गया। लेकिन एक दिन अर्थ मदर के मिशनरी से मिला, तब समझा कि लाइफ का असली वैल्यू क्या है। तब से मैंने कसम खाई कि अपना खूनी पास्ट वॉश करके मदर का फेथ फैलाऊंगा, इसलिए यहाँ हूँ। ये कहकर वो खड़ा हो गया। ओवर 2.2 मीटर टॉल, मसल्स उसके रोब के अंदर से भी उभार रहे थे, बिल्कुल एक जायंट जैसे। सच्ची, जायंट तो 3-5 मीटर के होते हैं और उनकी एक वर्टिकल आंख होती है, लेकिन फेजैक के लोग वैसे भी टॉल होते हैं। शायद इसी वजह से वो लोग अपने आप को जायंट्स का डिसेंडेंट मानते हैं। बिशप उतरास्की ने क्लेन की तरफ झुका हुआ चेहरा किया और पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्लेन ने कामली जवाब दिया, सुना है आपको एक रिक्वेस्ट है और रिवॉर्ड के रूप में अपोथेकेरी फार्मूला देते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बिशप ने एक्सेप्ट किया। हाँ, ये बात सच है। कौन सा काम है? क्लेन ने सीधे पॉइंट पे पूछा। बिशप ने उसकी आंखों में देखा, जैसे इवैल्यूएट कर रहा हो। फिर बहुत धीरे बोला, मुझे नहीं लगता तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर पाओगे। हो सकता है कर पाऊँ, मुझे डिटेल जाननी होगी। क्लेन ने भौंहें चढ़ाई। उतरास्की ने आंखें बंद कर ली। उसका ढेर सारा शरीर वहाँ पिलर की तरह खड़ा था। फिर उसकी आवाज़ आई, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मार दो।